सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बोलता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपको बेसिकली ये क्या देगा, इट गिव्स द क्वालिटी ऑफ द हीट। ठीक है, तो जहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ द हीट की बात करता था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वालिटी की बात करता है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर होगा ये सेकेंड लॉ से मालूम चलेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक व्हेन फर्स्ट अप्लाइड इन न्यूमेरिकल एंड देन सेकेंड लॉ, मतलब कि पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल में फर्स्ट लॉ लगाएंगे, उसके बाद सेकेंड लॉ लगाएंगे। ठीक है, सीओपी जो है हीट पंप का विल बी इक्वल टू सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्लस वन, और यही चीज इक्वल होगा वन बटा एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन या फिर रेसिप्रोकल ऑफ द हीट इंजन। ठीक है, थर्मल रिजर्वायर की बात करेंगे तो थर्मल रिजर्वायर जो होता है हाइपोथेटिकल बॉडी होता है जिसका इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है। कितना होता है कैपेसिटी? इनफाइनाइट। इट डज नॉट एक्चुअली हैव टू बी वेरी लार्ज। थर्मल रिजर्वायर होने के लिए बहुत बड़ा होने का जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होना चाहिए, दैट्स इट। मोस्ट फिटिंग डिवाइस इन द डेफिनेशन ऑफ हीट इंजन इज द स्टीम पावर प्लांट। तो सबसे बेटर हीट इंजन का एग्जांपल क्या है? स्टीम पावर प्लांट है। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें तो वर्क नेट बटा क्यू नीट क्यू इनपुट होगा। तो यहाँ से क्यू इनपुट जो होगा मास फ्लो रेट इंटू सी वी होगा। irreversible efficiency is not greater than equal to efficiency reversible because boilers the Kelvin Planck। ठीक है, मतलब कि इरिवर्सिबल एफिशिएंसी जो है कभी भी रिवर्सिबल एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं हो सकता है, और इरिवर्सिबल एफिशिएंसी बराबर भी रिवर्सिबल के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ग्रेटर देन हो जाएगा रिवर्सिबल से तो ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वैलिड करेगा। अगर दोनों इरिवर्सिबल जो है बराबर हो जाएगा रिवर्सिबल के तो फिर वो पी एम एम 3 को वैलिड करेगा। पी एम एम 3 का मतलब होता है कि वर्क हमें कंटिन्यूसली मिले विदाउट एक्सचेंजिंग एनी एनर्जी विद द सराउंडिंग। मतलब कि ये हमारा कोई टेम्परेचर होगा, यहाँ से हमने कोई भी हीट नहीं लिया और हमें हीट इनपुट नहीं है और वर्क मिल रहा है, दैट्स कॉल्ड द पी एम एम 3। इंट्रोपी इज बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंट्रोपी क्या है? तो इंट्रोपी जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये पॉइंट या फिर स्टेट फंक्शन इसको बोल सकते हैं, और ये एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन इसका होता है। इंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम कैसे निकालेंगे? तो देखो, इंट्रोपी चेंज मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट S2 माइनस S1 डेल्टा S जो होगा दैट विल बी इंट्रोपी चेंज इंटरनल। इंटरनल जो इंट्रोपी चेंज होगा यानी कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो इंट्रोपी चेंज होगा, प्लस एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण, यानी कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण इंट्रोपी चेंज ds, और ds हमारा एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी के कारण। तो ये जो दो इंट्रोपी चेंज अगर सम करेंगे तो हमारा टोटल इंट्रोपी चेंज आएगा। जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है उसको इंट्रोपी जनरेशन, और जो एक्सटर्नल है वो होगा हमारा डेल्टा क्यू बाई टी। तो ये देख लीजिए डी एस इक्वल टू एस जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी होता है। अब डी एस इक्वल टू एस जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी हो गया। यहाँ पे प्लस लिया हुआ है, इफ सिस्टम इज रिटर्न एज रिवर्सिबल, मतलब इंटरनली अगर कहीं पे सिस्टम लिख के दिया कि रिवर्सिबल है तो उसका मतलब ये होता है कि इंटरनली मतलब रिवर्सिबल है, मतलब उसका इंटरनल जो ds होगा डेट विल बी जीरो। तो अगर रिवर्सिबल लिखा हुआ है इसका मतलब हमारा डेट इज इंटरनली रिवर्सिबल की बात कर रहा है। तो एस जनरेशन जो है, एस जनरेशन कहने का मतलब ये इरिवर्सिबल वाला, क्योंकि डी एस इक्वल टू एस जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी है, तो ये एस जनरेशन जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, एस जनरेशन जीरो हो गया। तो डी एस इक्वल टू एस जनरेशन जब जीरो होगा तो डी एस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। तो डेल्टा क्यू बाई टी हो गया। दिस इज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, या फिर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल के लिए डेल्टा क्यू बाई टी हो गया। अब हीट एडेड होगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और अगर हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, क्योंकि हीट एक्सट्रैक्शन इज नेगेटिव। तो नेगेटिव बाई टाइम इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा एस। ठीक है, सिस्टम अगर हमारा लिख के दे कि इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस जनरेशन जीरो नहीं होगा। नोट डेल्टा एस जनरेशन इज आइदर जीरो और पॉजिटिव, मतलब
एस जनरेशन जो है या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब एस जनरेशन जो है मतलब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वही लिखना चाह रहे हैं। रिवर्सिबल के लिए जीरो और मोर देन जीरो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, डेट्स इट। डेल्टा एस इरिवर्सिबल जो होगा दैट इज एस जनरेशन, मतलब डेल्टा एस टोटल की बात करें, एस जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी। देखो एस जनरेशन और डेल्टा क्यू बाई टी ये दोनों आपस में इस तरह से हो सकते हैं कि डेल्टा क्यू बाई टी और एस जनरेशन एक दूसरे को काट करके जीरो निकाल दें, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस जीरो होता है। कहने का मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो हो गया जिसके लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो डेल्टा क्यू बाई टी यानी कि ये टर्म और ये टर्म का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो। डेल्टा क्यू बाई टी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इक्वल टू माइनस टाइम एस जनरेशन, तो ये हमारा हो गया। और दूसरा होता है कि आइदर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। कहने का मतलब एडियाबेटिक है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, और रिवर्सिबल है तो एस जनरेशन इक्वल टू जीरो। तो रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक क्या क्या बताइए। तो अगर रिवर्सिबल दिया तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू जीरो होगा तो ये टर्म आपका जीरो हो गया। दूसरा एस जनरेशन अगर हम लिख कर दे कि रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल लिख के देंगे तो क्या होगा, क्या बताया था हमने कि एस जो जनरेशन है डैट विल बी इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा जीरो हो गया। ये जनरेशन जीरो कब हुआ, जब हमारा रिवर्सिबल था। और डेल्टा क्यू बाई टी जीरो कब हुआ, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो कब हुआ, जब हमारा एडियाबेटिक था। तो वही लिखा हुआ है कि या तो अगर आइदर रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो तो हमारा पूरा डेल्टा एस जीरो आ जाएगा, या फिर डेल्टा क्यू बाई टी एस जनरेशन दोनों एक दूसरा में अपोजिट इक्वल हो तो उस केस में भी जीरो आएगा। तो ये हमारा इंट्रोपी जीरो हो जाएगा, यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका एडियाबेटिक ही हो। इसी के लिए हमने लिखा है कि ऑल आइसेंट्रोपिक इज नॉट दी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इंट्रोपी जनरेशन यानी कि एस जनरेशन, एस जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से इंट्रोपी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी कैसे आता है, तो या तो हीट ट्रांसफर से आएगा या तो मास ट्रांसफर से आएगा, ठीक है। देखो नॉट बाय द वर्क, या तो हीट ट्रांसफर से आएगा मास ट्रांसफर से आएगा, वर्क ट्रांसफर से नहीं होगा क्योंकि वर्क इज दी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा एस टू माइनस एस वन होगा, यानी कि एस जनरेशन होगा प्लस डेल्टा क्यू बाई टी होगा, ठीक है। एस जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू बाई टी कहने का मतलब देखो एस सिस्टम के लिए जब निकाल रहे हैं तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्लस एक्सटर्नल यानी कि डेल्टा क्यू बाई टी प्रोसेस वन से लेकर टू तक। अब एस जनरेशन की बात करें, इंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी और जीरो, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्रोसेस दैट इज एक्सटेंट ऑफ द इरिवर्सिबिलिटी, दस इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या जीरो होगा, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द प्रोसेस दैट इज एक्सटेंट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, दस इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एस जनरेशन जो है हमने बोला प्रॉपर्टी नहीं है, एस जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो एस जनरेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्यू जो है जीरो होगा तो डेल्टा एस जो होगा क्यू जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर आइसोलेटेड है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, जब ये टर्म जीरो हो गया तो बचा क्या एस जनरेशन, तो वही लिखा है डेल्टा एस इक्वल टू एस जनरेशन। हमें पता है कि एस जनरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो यानी कि आइसोलेटेड के लिए इंट्रोपी जो है ग्रेटर, जो हमारा एस यूनिवर्स है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रोपी। इंट्रोपी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब टोटल इंट्रोपी निकालना हो तो हर पार्टिकल के इंट्रोपी का डेल्टा एस जोड़ दो, निकल जाएगा। अब इंट्रोपी जनरेशन जो होगा कैसे होगा, तो पूरा यूनिवर्स में से अगर हम आइसोलेटेड या यूनिवर्स का बोले या टोटल बोले तो हमारा क्या एस जनरेशन है, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग का इंट्रोपी जो निकल के आएगा दैट विल बी एस जनरेशन, विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कि मैंने किसी बॉल को स्ट्राइक स्ट्राइक किया, आई स्ट्राइक अ बॉल ऑन अ स्टोन, व्हाट इज इंट्रोपी एट दैट प्लेस।
तो सिंस हमने डेल्टा एस इक्वल टू एस जनरेशन प्लस डेल्टा क्यू बाई टी बोला है, द ओनली वे टू गेट द एस जनरेशन इज व्हेन डेल्टा एस जनरेशन इक्वल टू एस जेन, है ना। यानी कि डेट इज अगर हम अपने सिस्टम में मान के चले कि एडियाबेटिक है, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब वी हैव टू कंसीडर अ सिस्टम वेयर डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो, विच मीन्स टू फाइंड द एंट्रोपी जनरेशन यू शुड कंसीडर डेल्टा यूनिवर्स और डेल्टा टोटल। इसी के लिए सिंपली हमारा जो डेल्टा जनरेशन होगा वो डेल्टा यूनिवर्स का होगा, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग का होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लिख रहे हैं कि ये जनरेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जनरेशन लेने के लिए आपको ये जुड़ा करना पड़ेगा, यानी कि यूनिवर्स को ही मान के चलना पड़ेगा आपको, जो है आइसोलेटेड सिस्टम को ही मान के चलना पड़ेगा। पूरे यूनिवर्स यानी कि जो सिस्टम में चेंज हुआ होगा, जो सराउंडिंग में चेंज हुआ होगा, वो आपका एस जनरेशन हो गया, ठीक है। अब इन निम्नलिखित पॉइंट को आपको कंसिडर करना है, यू हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स। Increase of entropy principle does not imply that entropy of a system cannot decrease. अब एंट्रोपी प्रिंसिपल इंक्रीज का मतलब ये नहीं होता है कि सिस्टम का एंट्रोपी, देखो यहाँ पर एक वर्ड है सिस्टम, तो सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज होगा ये हम नहीं कह सकते। डेल्टा ए सिस्टम जो है ध्यान दीजिएगा, मैं यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी ये होता है कि डेल्टा एस जनरेशन जो होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना। ये एस जनरेशन जो है यूनिवर्स की बात हो रहा है, आइसोलेटेड की बात हो रहा है। लेकिन सिस्टम का बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो, बट डेल्टा एस यूनिवर्स और एस जनरेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। प्रोसेस विल अकर इन डायरेक्शन वेयर एस जनरेशन इक्वल टू जीरो, कोई भी प्रोसेस वन से लेके टू में तभी जाएगा, वन से लेके टू में तभी जाएगा जब डेल्टा एस जनरेशन जो होगा ग्रेटर देन या फिर जीरो होगा, यानी कि इंक्रीज इन एंट्रोपी होगा। अगर एस जनरेशन हमारा जीरो से बड़ा है तो बोलेंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जीरो है तो बोलेंगे कि रिवर्सिबल है, लेस देन जीरो है तो बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व तो होता है, एंट्रोपी का कंजर्वेशन नहीं होता है, एंड इज कंजर्व ड्यूरिंग द आइडियलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, बट ड्यूरिंग ऑल द एक्चुअल प्रोसेस इट विल इंक्रीज। कह रहा है कि ये जो है इट विल, बट ड्यूरिंग ऑल द एक्चुअल प्रोसेस, सारे एक्चुअल प्रोसेस में ये क्या होगा, बढ़ेगा। और मतलब इंट्रोपी कंजर्व नहीं होता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो पहले का इंट्रोपी बराबर बाद का इंट्रोपी नहीं कर सकते हैं, इंट्रोपी कंजर्वेशन नहीं होता है। और ये सिर्फ रिवर्सिबल, यानी कि जब डेल्टा एस जीरो होगा, यानी कि इट इज़ कंजर्व ओनली ड्यूरिंग द आइडियलाइज्ड, बोल रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब एस जनरेशन रिप्रेजेंट्स द इरिवर्सिबिलिटी, एस जनरेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल टेंड्स टुवर्ड्स द मैक्सिमम। तो यानी कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ते रहता है और ये मैक्सिमम की ओर जाता है, ठीक है। टीडीएस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से डी क्यू के जगह पर हम टी डी एस लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा डी यू प्लस पी डी भी आ जाएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया डी यू इक्वल टू डी एच माइनस बी डी पी, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो देखो डी यू प्लस पी डी भी हमने लिखा है, ठीक है दोस्तों। अब डी एच, ये डी एच माइनस बी डी पी क्यों हो गया, तो आपको पता होगा ए एच इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, ठीक है। तो यानी कि डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी भी प्लस भी डी पी हो गया, ठीक है। अब हमने डी एच माइनस वी डी पी लिखा है, डी एच यानी कि ये डी एच है, इसमें से अगर वी डी पी घटाएंगे, वी डी पी घटाएंगे तो ये वी डी पी और ये वी डी पी खत्म हो गया, तो बचा क्या, डी यू प्लस पी डी पी। तो वही लिखा है हमने कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी पी, या फिर डी एच माइनस डी एच करेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, बी इधर और पी इधर हो जाएगा, पी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आगे आ गया और पी पहले था तो पी लास्ट में हो गया, वी डी पी हो गया और नेगेटिव हो गया, ठीक है। और दूसरा तो यहाँ से डी क्यू की जगह पे टी डी एस लिख देंगे, टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी या फिर डी यू प्लस पी डी पी, दैट्स इट। These equations are applicable for both the reversible and the irreversible process because it contains all the point functions. Okay, because इसमें सारे के सारे पॉइंट फंक्शन है, इसी के लिए जो ये हमारा जो लिखा है इक्वेशन, दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, है ना। देयरफॉर ट्रू फॉर ऑल द प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस के लिए ट्रू है। इंट्रोपी का इक्वेशन जो है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोपी का जो इक्वेशन है ये क्या है, देखो ds will be equal to mcv ln t2 by tn t1 will be प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे अगर cv लिया है तो यहाँ v वाला टर्म आएगा v2 by v1,
और यहाँ पे अगर सी पी लिया है तो यहाँ पी वाला टर्म आएगा, जब पी वाला टर्म आएगा तो पी वन बाई पी टू होगा, ध्यान रहे। और जब भी वाला टर्म आएगा तो वी टू बाई वी वन होगा। ठीक है, ये टी टू बाई टी वन अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सेम पढ़ रहे थे, यानी कि डेल्टा क्यू या फिर डेल्टा डब्ल्यू जो पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे थे, सी एल एन टी वी टू बाई वी वन बोल रहे थे या फिर पी वन बाई पी टू बोल रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर पी वन बाई पी टू था। और सिमिलरली अगर हम कंप्रेसर का इफिशियंसी निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो ये होता है 1 + C - C, यहाँ पर P2 बाई पी वन होता है। ठीक है, P2 बाई पी वन होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर P2 बाई पी वन होता है। ठीक है, लेकिन इस वाले में क्या है, P1 बाई पी टू है। और ये जब निकाल लेते हैं तो वहाँ पर भी P1 बाई पी टू है। ठीक है, ये थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको, बाकी आप समझदार है, याद रखेंगे कि डी एस इक्वल टू एम सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, सी बी लिखा इसीलिए एम आर एल एल एन वी टू बाई वी वन होगा। और यहाँ पे एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन लिखेंगे तो एम आर एल एन पी वन बाई पी टू होगा, पी है तो पी वन बाई पी टू होगा। अब देखते हैं एम सी बी एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एम सी पी एल एन पी वन बाई पी टू। ठीक है दोस्तों, एम सी बी एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एम सी पी एल एन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सी बी और सी पी दोनों अगर लेकर के आ रहे हैं तो एम सी बी एल एन, सी बी के साथ सी बी वाला टर्म वी वाला टर्म रखो, पी के साथ पी वाला टर्म रखो, यानी कि एम सी बी एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एम सी पी एल एन पी वन बाई पी टू होगा। स्लोप ऑफ टी एस कर्व की अगर हम बात करें तो टी और एस में जो ज़्यादा स्लोपी होगा वो भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, जो कम स्लोपी होगा वो पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। यानी प्रेशर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्लोप कम होता है देन द वॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे होगा, तो टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी होता है, हमने ऊपर से पढ़ा है, यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था। और टी डी एस इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी भी तो होता है। अब टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी है, और अगर हमें डी वी इक्वल टू जीरो अगर हम पुट करेंगे, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वी इक्वल टू जीरो वाला प्रोसेस है, डी वी इक्वल टू जीरो वाला प्रोसेस है। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोल सकते हो, तो उसमें डी वी इक्वल टू जीरो होगा, है ना। अब डी वी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर डी वी जीरो हो गया, तो बचा क्या, टी डी एस इक्वल टू डी यू। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है डी टी बाई डी एस। तो देखो टी डी एस इक्वल टू डी यू लिखा हमने, अब डी यू के जगह पर सी बी डी टी भी लिख सकते हैं। तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा टी बाई डेल्टा एस। तो डेल्टा टी ये रहा और डेल्टा एस ये रहा, बाकी उधर फेंक दो। तो डेल्टा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अगर निकालेंगे, डेल्टा टी बाई डेल्टा एस निकालेंगे तो टी बाई सी बी आ गया। सिमिलरली इस वाले इक्वेशन से जाएंगे तो डेल्टा टी बाई एस जो होगा टी बाई सी पी होगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सी बी होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सी पी होता है। तो इन्वर्सली चूंकि सी पी इज ग्रेटर देन सी पी जो है बड़ा होता है सी बी से, इसीलिए ये वाला टर्म जो है जब बड़ा होगा, यानी कि स्लोप ऑफ वी इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर वाला। इसीलिए ये और ये अगर दे दिया जाए तो ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये वी कांस्टेंट, ये कम बड़ा है तो पी कांस्टेंट। कार्नोट साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो टी एस में हमारा कार्नोट साइकिल है 1 2 3 4 करके, ये टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है, ये भी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है, और ये वाला जो लाइन है एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। एरिया अंडर द कर्व इज हैविंग वेरी नैरो रीजन एट स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स दैट ऑफ आइसोथर्मल। तो कार्नोट साइकिल में जो एरिया अंडर द कर्व है वो बहुत ही नैरो रीजन है। ठीक है, वो बहुत ही नैरो रीजन है। एरिया अंडर द कर्व इज हैविंग वेरी नैरो रीजन एज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज, क्योंकि उसका जो स्लोप है गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल होता है। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन जो होगा वो क्या होगा, तो वो आपका होगा वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट। तो वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट, वेरी सिंपल। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो आइडियल एफिशिएंसी होगा, या फिर कार्नोट बोलो, दैट विल बी 1 - T2/T1, या फिर टी लोअर बाई टी हायर। और एक्चुअल एफिशिएंसी जो होगा वो कितना वर्क प्रोड्यूस किया है और हमने हीट कितना ऐड किया है, इन किया है। जैसे कि ये T1 और T2 है, यहाँ से कुछ वर्क हो रहा है टू चेक इंजन प्रोसेस। इंजन के प्रोसेस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा वो एक्चुअल एफिशिएंसी के अगर बराबर हो गया, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, 1 - T2/T1।
ये मैक्सिमम है, रिवर्सिबल है, आइडियल एफिशिएंसी है। और ये एफिशिएंसी अगर एक्चुअल के बराबर हो गया तो बोलेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैक्सिमम वाला बड़ा है एक्चुअल से तो बोलेंगे इरिवर्सिबल है। अगर मैक्सिमम वाला ही कम दिखे तो बोल देंगे कि ये डिवाइस इज इम्पॉसिबल करके लिख देंगे, ठीक है। अब वेयर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कार्नोट एफिशिएंसी, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी और कार्नोट एफिशिएंसी इक्वल होगा तो हम 1 - T2/T1 लगाएंगे, और एक्चुअल एफिशिएंसी हमेशा W/Q इनपुट होता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि मान लो यहाँ पर बर्नर लगा दिया, एक चैम्बर है, कुछ यहाँ पर आइडियल गैस रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ करके T2 हो गया, मतलब गैस इज फर्स्ट हीटेड फ्रॉम T1 टू T2 एट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड देन अलाउड टू एक्सपांड बैक टू T1। इसके बाद दोबारा से हम इसको T1 पे अलाउ करते हैं बाय फॉलोइंग द पीवी के पावर n इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो पीवी के पावर n की वैल्यू कितना होगा, गामा प्लस 1/2 होगा फॉर सेम डेल्टा एस चेंज इन बोथ द केसेस, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए था, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए न्यूमेरिकल के लिए हम आपको कुछ हेल्प करते हैं। ये सोर्स दिया हुआ है, सोर्स से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ड्रॉ किया, सोर्स से हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट ड्रॉ किया, और ये जो वर्किंग फ्लूइड एरो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्किंग फ्लूइड विल एब्जॉर्ब Q अमाउंट ऑफ हीट एट अ सोर्स टेम्परेचर, मतलब वही है Q अमाउंट ऑफ हीट सोर्स टेम्परेचर ले रहा है। तो सोर्स का जो एंट्रोपी चेंज होगा, सोर्स का जो एंट्रोपी चेंज होगा, सो इसका अगर हम बात करें तो इससे क्यू बाहर जा रहा है तो क्यू नेगेटिव हो गया बटा टी हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ये जो हमारा वर्किंग फ्लूइड की अगर हम बात करें, तो वर्किंग फ्लूइड को जो प्रोसेस में फ्लो कर रहा है हमारे इक्विपमेंट में, तो उसको हीट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस क्यू आ गया, ठीक है, बाई टी हो गया। और जो वर्किंग फ्लूइड है वही क्या है, अगर सिस्टम हमारा सोर्स है तो वर्किंग फ्लूइड क्या है, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द वर्किंग फ्लूइड प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई क्यू। देखो डेल्टा एस जो आपका सिस्टम का है, और दूसरा आपका मतलब सोर्स का, इसका एंट्रोपी चेंज और इसका एंट्रोपी चेंज बराबर जीरो होता है। अब देखो एंट्रोपी चेंज फॉर द साइकिल, साइकिल के लिए क्या होगा, 1 से 2 3 फिर 1 गया, साइकिल का एंट्रोपी चेंज घूम फिर के आ गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पर S1 एंट्रोपी है, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर S1 आ गया, यानी कि नेट साइकिल चेंज कितना हो गया, जीरो हो गया, एज्यूमिंग दी आई रिवर्सिबल आइडल प्रोसेस। वही लिखा हमने, जीरो हो गया। जस्ट लाइक U1 एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी का चेंज भी साइकिल के लिए जीरो होता है। हमें क्या करना पड़ेगा, S1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू M Cp ln T2/T1 प्लस M R ln P1/P2 होगा। यहाँ पर Cp ln T2/T1 करेंगे, अगर हम P2/P1 करना है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ से अगर हम ds निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो m बाहर आ गया, Cp का वेरिएशन भी हो सकता है दोस्तों, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन के अंदर में रखा है T1 से T2 में डेल्टा T/T हो गया, क्योंकि सेकेंड वाला ऊपर है ना। यहाँ पे टू इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं तो 1 से लेके 2 आता है, मतलब अगर कुछ यहाँ पर होगा तो पहले 2 वाला आएगा फिर 1 वाला आएगा, इसी के लिए ऊपर में 2 लिखना है और नीचे 1 लिखना है, इसीलिए हमने प्लस वाले को माइनस में कन्वर्ट किया है। अब ऐसे कर देंगे तो m बाहर आ गया, और r की जगह क्या लिखेंगे, Cp - Cv लिखेंगे, और डेल्टा P/P हो गया, P2/P1 की जगह पर डेल्टा P/P हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हम कर देंगे बिकॉज समटाइम Cp एंड Cv विल वेरी, एग्जाम्पल Cp को इतना इतना दिया होगा। अब मिक्सिंग एंट्रोपी चेंज प्रॉब्लम एल्गोरिदम, बहुत सारा मिक्सिंग होगा एंट्रोपी के न्यूमेरिकल में, वो कैसे करेंगे। मान लो ये वाटर है, उसमें हमने बॉल को रखा है, मतलब हेयर वाटर टेम्परेचर चेंजेज डोंट कंसीडर एज पोन्ड और इन्वायरमेंट, मतलब पोन्ड अगर बोलेगा या इन्वायरमेंट बोलेगा तो उसका थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है, यानी उस चीज़ का टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये वाटर का एक वेसल लिया है, मतलब इसमें गर्म बॉल रखेंगे तो पानी का टेम्परेचर ही बढ़ेगा। लेकिन यहीं अगर एक पोन्ड की बात करें तो पोन्ड बहुत बड़ा बॉडी होता है, उसके अंदर हम 1 किलो का कुछ बॉल ला करके रखेंगे तो पोन्ड का टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है कंसिडरेबली, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हीट
lost by the body is equal to heat gained by the body mcp delta t of one body will be equal to mcp delta t of two। वैसे करके हम जो इक्विवेलेंट जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर आएगा वो निकाल लेंगे M1 CP 1 T1 प्लस M2 CP 2 T2 डिवाइडेड बाई CP1 M1 प्लस M2 CP2 से कर लेंगे। क्या ये आपको समझ में नहीं आया? मान लेते हैं कि ये बॉल को हमने पुट किया है वाटर में, ठीक है, तो इसका हम एमसीबीटी लगाएंगे एम ऑफ बॉल प्लस सी ऑफ द बॉल प्लस टेम्परेचर ऑफ द बॉल। मान लेते हैं कि पहले टेम्परेचर का बॉल टी इनिशियल था, अब पानी के साथ इक्विलिब्रियम में चला गया, मान लेते हैं उस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है, हीट लॉस करेगा, टी छोटा होगा। पानी का मान लेते हैं कि मास ऑफ वाटर एम डब्ल्यू है, सीपी वाटर का ये दिया हुआ है, और टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम में, मतलब पानी पहले ठंडा था, गर्म बॉल आएगा और पानी बड़ा नहीं है, एक चैम्बर है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ करके टी हो गया, और उससे पहले पानी का टेम्परेचर डब्ल्यू था, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से हम टी निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि भाई पहले वाले बॉडी का M1 CP 1 T1, दूसरे वाले बॉडी का M2 CP 2 T2 डिवाइडेड बाई CP 1 M1 प्लस M2 CP 2 M2 होगा, ठीक है। बॉल का फाइनल टेम्परेचर रीच हुआ T2 इसको बोलेंगे, वाटर का फाइनल टेम्परेचर रीच हुआ T2 बोलेंगे। तो बॉल से बॉल का एंट्रोपी चेंज हुआ, यहाँ पर आपका बॉल का एंट्रोपी चेंज हुआ डेल्टा S1 और वाटर का एंट्रोपी चेंज हुआ डेल्टा S2। तो टोटल डेल्टा S2 होगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 होगा। मिक्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं कि P1 B1 T1 स्टेट है सिस्टम का हमारा, और दूसरा हमारा दूसरे साइड में P2 B2 T2 स्टेट है। यहाँ पे हमने एक वॉल्व लगा रखा है और वॉल्व को हमने अगर ओपन किया, मिक्सिंग करवाया, ठीक है, तो इस चेंबर में अब हमारा टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया, मास भी हमारा M1 प्लस M2 हो गया। इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है, M1 CP 1 T1 प्लस M2 CP 2 T2 डिवाइडेड बाई M1 CP 1 M2 CP 2 आ गया। और यहाँ का जो P फाइनल होगा डेट विल बी, पी फाइनल कैसे निकलेगा, तो फाइनल कंडीशन पे, फाइनल स्टेट पे पी वी इक्वल टू एम आर टी लगाएंगे और वहाँ से पी निकालेंगे, और फाइनल कंडीशन पे मास जो है दोनों का सम होगा, एम एफ और टी भी दोनों का सम होगा, नहीं टी दोनों का सम ऐसे नहीं होगा, टी हमें फाइनल निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर लगा करके, ठीक है, यही है। वी फाइनल दोनों का एडिशन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आसान न्यूमेरिकल हो गया आपके लिए। हमें इसमें एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एम सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस एम आर एल एल एन P1 बाई P2, ठीक है। हमें P1 बाई P2 लिखना है या V2 बाई V1 लिखना है, देखना पड़ेगा कौन सा हमें गेटेबल है, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल बॉडीज एग्जांपल वाटर है, सॉलिड है। 800 केल्विन पर एक कॉपर का ब्लॉक था और दूसरा आयरन का ब्लॉक 400 पर था, दोनों को थ्रो कर दिया गया है पोंड के अंदर। पोंड इतना बड़ा बॉडी है कि उसका मान लेते हैं इन्वायरमेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, बहुत बड़ा बॉडी है, कुछ फेंक भी दोगे एक बूंद तो उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो डेल्टा एस टोटल जो होगा क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है, यानी कि डेल्टा एस टोटल जो होगा यूनिवर्स यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों होगा। सराउंडिंग हमारा पोंड वाटर है, सिस्टम हमारा कॉपर प्लस आयरन है। तो डेल्टा ए सिस्टम जो होगा, डेल्टा एस कॉपर के लिए भाई कॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या चेंज हुआ और आयरन यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या चेंज हुआ, सिस्टम का आ गया। कॉपर के लिए क्या हुआ, M C L N T2 बाई T1 होगा। इनकम्प्रेसिबल बॉडी जैसे हो गया ना कॉपर आयरन, इस सब के लिए तुम डायरेक्ट CpLn T2 बाई T1 लगाओ, तो MCpLn T फाइनल बाई T1 कर देंगे कॉपर वाला, और MCpLn T फाइनल बाई T इनिशियल आयरन वाला हो गया। टी फाइनल जो है बेसिकली क्या है, तो वही है जो पहले का सराउंडिंग का टेम्परेचर था, एज्यूमिंग द सराउंडिंग ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इनिशियल टेम्परेचर कॉपर का 800 जैसे दिया हुआ है, आयरन का 400 दिया हुआ है, तो डेल्टा सिस्टम हम निकाल लेंगे। सिस्टम तो ऐसे निकल जाएगा दोनों का जोड़ करके। अब हमें क्यू गेन्ड बाय द पोंड, पोंड को कितना हीट मिला, तो इसका जो सेंसिबल हीट मतलब कि जो कॉपर 800 केल्विन से जो 20 डिग्री, जब 800 से टेम्परेचर ड्रॉप होगा 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन से 20 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो उसमें कितना Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने ओबियसली इसने क्या किया है, खर्च किया है। और आयरन जो है
आयरन भी अपना हीट देगा, लॉस्ट करेगा, तो वो हीट किसको गया, पॉन्ड को गया। तो वही यहाँ पर लिखा है कि क्यू विच इज गेन्ड बाय द पॉन्ड इज सेंसिबल हीट कॉपर का प्लस आयरन का, यानी कि एम सी पी डेल्टा टी कॉपर के लिए और आयरन के लिए। अब सराउंडिंग का जो इंट्रोपी चेंज होगा, हीट ऐड हुआ है तो प्लस में क्यू डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो डेल्टा एस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल निकालना पड़ेगा सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, डेट सीट। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से करना है, लाजवाब तरीके से करना है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स और सॉलिड ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट्स। दो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स है या फिर सॉलिड है जिसको कॉन्टेक्ट में लाया गया है, तो क्या होगा। प्रीवियसली वी हैव कि भाई अलग अलग चैम्बर दिए हुए थे, अलग स्टेट था, पी वन बी वन टी वन और पी टू बी टू टी टू था, वॉल्व ओपन आफ्टर सम टाइम टू अलाउ द मिक्सिंग। कुछ देर के बाद मिक्सिंग करने के लिए हमने वॉल्व ओपन किया था। तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है हमारा जीरो, सिस्टम के अंदर सब कुछ हो रहा है। इट इज कंप्रेसिबल, सो वॉल्यूम विल चेंज, दैट इज एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन और एम आर एल एन पी वन बाई पी टू। फॉलो द प्रीवियस मेथड। तो क्या डेल्टा एस वन डेल्टा टू निकालेंगे, टोटल एस वन प्लस एस टू निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले देख रखा है। अब देखो अभी हमारे केस में क्या है कि भाई पी वन बी वन टी वन है, पी टू बी टू टी टू है, यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है, इसको रिमूव करेंगे आफ्टर सम टाइम टू अलाउ द मिक्सिंग। मिक्सिंग को अलाउ करने के लिए इसे हटा देंगे तो पी वन बी वन टी वन पी टू बी टू टी टू बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग इसके बाहर का है, उसके बाहर कुछ इंट्रोपी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम चेंज इक्वल टू जीरो है, तो वॉल्यूम चेंज इक्वल टू जीरो मतलब वी टू बाई वी वन हम कुछ ले नहीं सकते इसको, यानी कि ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर क्या है, ये कंप्रेसिबल है, तो ये कंप्रेसिबल है तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वी टू बाई वी वन वाला टर्म आएगा। तो हम चाहते हैं कि वी टू बाई वी वन वाला टर्म नहीं आए, और तो हम पी वन और पी टू लिख लिए। जब हमें पता है कि हाँ इसमें वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हम जानबूझ कर करके वी टू बाई वी वन वाला लिखेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एम सी पी एम सी बी लिया था तो एम सी एल एन टी टू बाई टी वन बचेगा, ठीक है। वही यूज करेंगे भाई, ये वाला और ये वाला इक्विलिब्रियम में जाएगा तो डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू करेंगे, एम सी एल एन टी टू बाई टी वन एम सी एल एन टी टू बाई टी वन हो जाएगा। सेम डायग्राम एज वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन, यहाँ पर ये होगा ओनली चेंज इन द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन, ठीक है। स्पेशल केस की बात करें तो पहले वाला स्टेट दूसरे वाला स्टेट में दोनों का मास एम वन एम टू इक्वल टू एम है, सी पी दोनों का सेम है, तो टेम्परेचर जो होगा इक्विलिब्रियम का सी वन क्या आ जाएगा, टी वन प्लस टी टू बाई टू आ जाएगा। ज़्यादा नंबर है तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो इस केस में जो डेल्टा एस होगा यूनिवर्स का, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द एम, मतलब अगर एन नंबर सिस्टम है, दो दो है तो ट्वाइस ऑफ एम सी एल एन अर्थमेटिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और अर्थमेटिक मीन बाई ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो टी वन प्लस टी टू बाई टू अंडर रूट टी वन बाई अंडर रूट टी वन टी टू। अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, एवरेज ऑफ द टी वन टी टू, यानी कि टी वन प्लस टी टू बाई टू डिवाइडेड बाई जी एम, जी एम मतलब अंडर रूट टी वन टी टू। तो ये दो सिस्टम के लिए, अगर तीन सिस्टम होगा अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा, टी वन टी टू टी थ्री बाई थ्री, और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट टी वन टी टू टी थ्री। तो फॉर्मूला क्या होगा बेसिकली, टू एम सी एल एन एम बाई जी एम हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द फाइनाइट बॉडीज। ये मान लो ये मान लो कि हमारा एक हीट इंजन टाइप का है, यहाँ पे इसका इनिशियल टेम्परेचर टी वन दिया हुआ है बॉडी का, ठीक है, और ये इसका टी टू है, और यहाँ से क्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और ये हमारा इंजन जो है इसको क्यू टू दे रहा है। अब ये जो रिजर्वायर जिसको हम मानते थे वो फाइनाइट, वो उसका जो मतलब टेम्परेचर है वो खुद चेंज हो रहा है, यानी कि ये टी वन कॉन्स्टेंट नहीं है, ये टी टू कॉन्स्टेंट नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये जा करके इसका टेम्परेचर टी फाइनल हो गया और इसका भी टी फाइनल हो गया, ठीक है। मतलब धीरे धीरे ठंडा होकर के सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एफ ले लिया इसने। तो जो वर्क बेसिकली निकल के आएगा वो क्या आता है, क्यू वन माइनस क्यू टू। क्यू वन क्यू टू क्या है, तो ये ऊपर वाला क्यू है, नीचे वाला क्यू टू है, ठीक है। यहाँ पर क्यू वन है और यहाँ पे क्यू टू है, तो वर्क इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू, क्यू वन माइनस क्यू टू हो गया, या फिर एम सी टी वन से टी टू हो गया। अच्छा देखो,
Q1 वाला क्या है, Q1 वाला जो हो गया, Q1 कैसे आएगा, तो ये T1 से T2 में जो जाएगा वही ना T1 होगा, टोटल Q1 होगा वही है, तो यानी कि एम सी T1 से जो TF में जाएगा तो कितना हीट देगा, तो एम सी T1 माइनस T2 हो गया। और Q2 कैसे निकलेगा, तो Q2 के लिए T2 से TF जा रहा है, तो फिर से लिखेंगे M2C2 TF। अब देखो ये लोअर टेम्परेचर है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम हीट ले करके लोअर टेम्परेचर पर दे रहे हैं, मतलब पहले मान लो कि T2 की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस है, उस पर गर्म चीज़ आ करके इसको दे रहे हैं, तो 40 से बढ़ करके मान लो 50 हो गया, है ना, तो वही बोल रहे हैं, तो ये वाला टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2C2T फाइनल माइनस T2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हायर बॉडी है, तो क्या होगा, ये लोअर बॉडी होगा, ये तो T1 माइनस TF होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम। अब यूजिंग दी जनरल कॉन्सेप्ट की एस यूनिवर्स विल बी इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग जो हमारा है नहीं कुछ, इसके बाहर जो है जीरो हो गया ये, सिंस देयर क्यू टू सराउंडिंग इक्वल टू जीरो। तो सिस्टम का क्या है, तो डेल्टा S1 यानी कि यहाँ से लेके यहाँ वाला चेंज और यहाँ से लेके यहाँ वाला चेंज, तो इनकम्प्रेसिबल है, इसी के लिए हमें सिंपली MC ln T2/T1 का लगेगा फॉर्मूला। तो MC ln पहले वाले के लिए कहाँ जा रहा है, TF जा रहा है, तो TF/T1, दूसरे वाले के लिए T2 से TF जा रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर तो TF है, इनिशियल टेम्परेचर T2 था, तो MC कॉमन ले लेंगे, ln A प्लस ln B क्या होता है, ln A इंटू ln B होता है, तो TF इंटू TF स्क्वायर, और नीचे में T1/T2, आगे MC कॉमन है, ln है, ठीक है, तो वहाँ से क्या आ गया, TF स्क्वायर बाई TI इक्वल टू ई के पावर जीरो यानी 1, वहाँ से हमारा TF इक्वल टू √T1/T2 आ गया, ठीक है, और T फाइनल हमारा ये हो गया। और मैक्सिमम वर्क जो है, मैक्सिमम वर्क कैसे निकलेगा, मैक्सिमम वर्क इज, ये जो सीपी है इसमें अगर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और रिड्यूस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कि मैक्सिमम वर्क जो है सीपी √T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क जो है ऑटो साइकिल के लिए हमने क्या पढ़ा था, सी भी √T हायर माइनस √T लोअर का होल स्क्वायर पढ़ा था ना, यहाँ पर मास है तो मास लगा दो। सिमिलरली ये वाला चीज़ हमने एक जगह और पढ़ा था गैस टरबाइन वगैरह के लिए, उसमें भी ऐसे ही कुछ आ रहा था। यहाँ पर जो है प्रेशर की बात हो रहा है, यहाँ पे सीपी आएगा, T1 माइनस T2 आएगा, ठीक है, याद रहे, कार्नट के लिए और बेल कॉलमन के लिए, ठीक है दोस्तों। एन बॉडीज के लिए TF ज्योमेट्री के लिए ऐसे निकलेगा, और वर्क मैक्सिमम जो होगा यहाँ पे एन से गुना हो जाएगा, ठीक है, फॉर एन सिस्टम। MC, ठीक है, यहाँ पर MC आगे लिख करके √A माइनस GM भी कर सकते हो, ठीक है, तो क्या हो गया, वर्क में लिख देता हूँ, वर्क मैक्सिमम विल बी इक्वल टू N टाइम MC इंटू ये सब हटाओ, सिंपली अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थमेटिक मीन मतलब T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट एन बाई डॉट डॉट TN/N हो गया। सिमिलर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये मान लो T1 है और ये मान लो कि T2 है। अब हम मान के चलते हैं कि ये T1 अमाउंट, मतलब ये जो जो रिजर्वोयर है इसका टेम्परेचर पहले T1 पर था, यहाँ से हमने हीट लेना एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, तो ये कूल होकर के T2 रीच कर गया, और फिर यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करके हमने T1 पे रखना शुरू किया, मतलब हमारा जो एग्जॉस्ट है T1 को जा रहा है, तो ये T1 क्या हो गया, बढ़ेगा, हॉट होगा, TF चला गया, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा जो वर्क होगा यहाँ पर Q1 माइनस Q2 होगा, तो Q1 माइनस Q2 जो हमारा वर्क होगा, वैसे भी W प्लस Q2 इक्वल टू Q1 करोगे तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होगा, तो Q1 माइनस Q2 होगा, तो Q1 के वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ चला गया, MC ये बाद में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो TF माइनस T1 करेंगे, और यहाँ पर टेम्परेचर घट रहा है तो T1 माइनस T2 करेंगे, ठीक है। डेल्टा S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू जीरो, तो MCP ln TF/T1 ये से करेंगे, TF इक्वल टू अगेन T1 स्क्वायर बाई T2 आ गया, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, TF/T1 हो गया, यहाँ पे T2/T1 हो गया, है ना, तो वहाँ से आप कर लोगे। अब देखो यहाँ से ये वाला चीज़ जो है वर्क वाले वर्क के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फाइनाइट कंप्रेसिबल बॉडी केसेस।
दो बॉडी है, वन और टू है, तो इसका फाइनल टेम्परेचर T1 प्लस T2/2 होगा, अगर n है तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। टू फाइनाइट बॉडीज एंड प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम वर्क व्हाइल कमिंग इन इक्विलिब्रियम, तो एम इज ग्रेटर देन जीएम, ये सब हटाओ फालतू, ये सब थ्योरेटिकली है। वन मोर सिमिलर क्वेश्चन, ये हमारा सिस्टम है जो कि 280 केल्विन पर है, और यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने एक्सट्रैक्ट किया है, वो हीट ले करके सिस्टम से हमने वर्किंग फ्लूइड को दिया, इंजन ने फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट फेंका, और ये इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पर है। अब इसने लिख के दिया कि एज द सिस्टम कूल्स टू रिजर्वॉयर, दैट इज 280 जो है कूल करके रिजर्वॉयर पे चला गया, 280 कितना बजा रहा है, 120 पे जा रहा है, तो मैक्सिमम वर्क इक्वल टू 1, तो इसको हमें 120 पे लेके जाना है, और ये बोल रहा है कि कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा भाई कर देना, प्रोसेस जो आगे मैंने ऊपर बताया उस तरह से कर देना। एल्गोरिदम क्या है कि डेल्टा एस जीरो होगा फॉर क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क निकालना हो तो डेल्टा एस जीरो करो। डेल्टा एस सिस्टम प्लस राउंडिंग का होगा, प्रीवियसली वी हैड बोथ रिजर्वायर टेम्परेचर चेंजिंग, यहाँ पे टी एफ जा रहा था, टी एफ जा रहा था, टी एफ टी टू जा रहा था, बट हेयर इट इज अ केस सच दैट वन रिजर्वायर एक्ट्स एज अ सराउंडिंग, ये वाला सराउंडिंग रेड कलर का टी टू रह गया, यहाँ से टी वन टी टू चला गया, तो डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस रिजर्वायर इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ से डेल्टा एस वन जो निकालेंगे डेट विल बी डेल्टा क्यू बाई टी, सी बी डी टी बाई डी टी, ये ऐसे आ गया है ना, डेल्टा क्यू बाई मतलब एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन करना है, अब टी वन से टी टू जा रहा है, ठीक है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी होता है, या फिर डेल्टा क्यू को तुम सी बी डी टी बाई टी करके टी वन से टू कर सकते हो, कुछ एक्स आ गया। क्यू वन कितना हुआ भाई, क्यू वन क्या है, तो क्यू वन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि भाई टी वन, अच्छा इसमें देखो सी का वेरिएशन अगर दे दे, सी का वेरिएशन दे दे तो हम डायरेक्टली क्यू इक्वल टू जो पहले बड़े आराम से हम लोग लिख रहे थे कि सी एम सी टी वन माइनस टू लिख रहे थे, जब कब, जब सी वेरिए कांस्टेंट था। अगर सी ही वेरिएबल देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि क्यू को लिखना पड़ेगा अंदर इंटीग्रेशन के अंदर सी एम सी डी टी लगाना पड़ेगा, तो सी डी टी टी वन से टी टू करना पड़ेगा इंटीग्रेट। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी हमें डेल्टा क्यू बाई टी ऐसे करके डेल्टा क्यू जो होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर सी बी डी टी बाई टी करके ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एम सी एल एन टी टू बाई टी वन ही बेसिकली वो आएगा। डोंट ऑलवेज राइट एम सी टी टू माइनस टी वन, इट में वेरी, हमें ऐसा यूज करना है। डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस ब्लॉक सेकेंड, ये सिस्टम का हो गया सेकेंड ब्लॉक यानी टी टू वाला, तो इसको क्या मिल रहा है भाई, क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट इसको मिल रहा है, टी टू पे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्यू वन ये डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू कर देंगे। वर्क इक्वल टू सी पी टी 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 वन से टी टू, ठीक है, माइनस क्यू टू क्यू, तो वर्क क्या होगा इसमें, वर्क विल बी इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू, क्यू वन हमने ऐसे निकाला माइनस क्यू टू करेंगे, तो वही हमने किया, वाई माइनस क्यू टू आ गया, तो क्यू टू इक्वल टू हमारा वाई माइनस डब्लू हो गया, क्यू टू विल बी इक्वल टू वाई माइनस डब्लू हो गया, तो डेल्टा एस टू कैसे निकल के आएगा, डेल्टा एस टू हो जाएगा कितना, हमें क्यू निकल के आया बटा टी करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, डेल्टा क्यू बाई टी क्या था ना वही है, डेल्टा एस इक्वल टू वन प्लस टू, तो भाई हमने कितना निकाला है, डेल्टा एस वन हमने एक्स निकाला है ना, तो वही हमने एक्स लिखा है, डेल्टा एस टू हमने यहाँ से निकाला, दोनों इक्वल टू जीरो करेंगे, यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वहाँ से हम वर्क निकालेंगे, ठीक है, अब यहाँ से माइनस डब्लू मतलब वर्क वाला चीज़ यहाँ से निकल के आएगा, वर्क निकल के आएगा तो नाउ क्यू इक्वल टू सी पी टी, यहाँ से कुछ कुछ निकल के आएगा, जो जो मिसिंग था वो सब निकल के आएगा। एक और देखो, आइस -5 डिग्री सेल्सियस पे है, पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना, यहाँ पर फेज चेंज हुआ, एम एल भी लगा, और वाटर से फिर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस गया, फिर 20 डिग्री सेल्सियस से हीट लूज किया एटमोसफियर को, 20 डिग्री सेल्सियस पे लूजेज हीट टू द आइस, ठीक है, मतलब चलो डेल्टा ए सिस्टम कैसे क्या क्या होगा, डेल्टा एस वन मतलब यहाँ से यहाँ वाला एस वन प्लस यहाँ से यहाँ एस टू, यहाँ से एस थ्री, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो एस वन हुआ है डेट इज सिंपली कैसे निकल के आएगा, एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, यहाँ पर भी टी टू बाई टी वन, और यहाँ पर तो लेटेनेट वेरिएशन रहते क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा सी पी डेल्टा टी, यहाँ पर भी सी पी डेल्टा टू, फेज चेंज वाले में क्यू बाई टी, ठीक है, तो डेल्टा एस टोटल हो जाएगा सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, तो ये जो जोड़ है ये तो सारा सिस्टम का हो गया।
सराउंडिंग का क्या होगा कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हीट होगा, यानी कि यहाँ पे Q इक्वल टू क्यू वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक Q यानी कि एम सी लिक्विड वाला, T2 माइनस T1 प्लस एम एल बी, प्लस यहाँ से Q इक्वल टू एम सी पी T2 माइनस T1, वो जो टोटल हीट आएगा, वो टोटल हीट लॉस्ट किया है तो सराउंडिंग को गया, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, सराउंडिंग में बेसिकली ये क्या होगा, ये आइस था, आइस तो होगा तो सराउंडिंग से हीट लेगा ना, गर्मी लेगा, तो यानी कि सराउंडिंग से हीट, सराउंडिंग ने हीट दिया है तो ये उस, यानी कि नेगेटिव हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम और टोटल टेम्परेचर हो गया। एयर एयर विल लूज हीट, दैट्स फॉर नेगेटिव। तो डेल्टा एस टोटल होगा सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, ये तो भैया ही था। वही हमने दोबारा लिखा कि भाई आई से -5 डिग्री सेल्सियस इसका Q1 होगा एम सी बी डेल्टा टी, और इसका एम सी बी डेल्टा टू यहाँ से आने के लिए यहाँ पर क्यू एम एल बी, यानी कि पूरा जो टोटल हीट होगा Q1 Q2 Q3 हो गया, और डेल्टा एस सिस्टम जो होगा क्यू एस वन क्यू एस टू क्यू एस थ्री हो गया। क्यू एस वन की वैल्यू ये, क्यू एस टू की वैल्यू ये, एम एल बी बाई टी, और क्यू एस थ्री की वैल्यू ये। सराउंडिंग जो होगा डेट विल बी क्यू लॉस्ट बाय द एयर बटा टी, क्यू लॉस्ट बाय द एयर विल बी इक्वल टू क्यू टोटल। ठीक है, नेगेटिव हो गया क्योंकि सराउंडिंग से हीट लॉस, हीट गया है आइस में। when we convert the 20 डिग्री सेल्सियस वाटर बैक टू द आइस -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री पहले हमने बनाया था, आइस -5 पे था, 20 डिग्री हो गया, बोल रहा है कि 20 डिग्री को -5 वापस लेके जाना है, तो कितना हीट पंप लगेगा ये बताओ। when we convert back 20 डिग्री सेल्सियस वाटर into the ice at -5 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा ए सिस्टम रिमेन्स द सेम, यानी कि डेल्टा ए सिस्टम जो है एक्स का वो सेम रहेगा, डेल्टा एस जो सिस्टम निकाल रहे हैं हमने वो सेम रहेगा। वी हैव टू कंसिडर अ पंप टू डू दिस, हमें इसके लिए पंप कंसिडर करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाने के लिए। सिंस हीट हैज़ टू बी रिजेक्टेड फ्रॉम द वाटर, अब वाटर से पहले अब हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पानी बना हुआ है, और इसको -5 लेकर के जाना है आइस में, तो यहाँ से हीट निकालना पड़ेगा बाहर, तो हीट बाहर निकालना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, यानी एसी लगाना पड़ेगा, यानी कि क्या हमारा क्या हो गया, पंप करना पड़ेगा। Therefore delta S surrounding will change, अब डेल्टा S surrounding क्या चेंज करेगा, रिमेंबर डेल्टा S सिस्टम इक्वल टू सेम एंड डेल्टा S surrounding will change, बट डेल्टा S surrounding चेंज कैसे होगा, हाउ, सी हियर, ये 20 डिग्री सेल्सियस वाटर है जिसको हमें -5 पे लेके जाना है, और ये हमारा एटमोस्फेरिक डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो हमेशा इसको कॉन्स्टेंट मान के चलना है क्योंकि बहुत बड़ा सराउंडिंग होता है, एक बूंद पानी डाल देने से तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा, इसलिए 20 डिग्री रखना इसको है। तो यहाँ से Q2 गया, यहाँ से Q1 ऊपर गया, ठीक है, और ये हमारा वर्क इनपुट इसको मिल रहा है। ठीक है, तो वर्क इनपुट जो मिल रहा है डेट इज बेसिकली द Q1 माइनस Q2। ठीक है, गलती से वर्क इक्वल टू Q2 माइनस Q1 मत कर देना, यहाँ देखो Q2 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू Q1, तो डब्ल्यू इक्वल टू Q1 माइनस Q2, हमेशा वर्क जो होगा Q1 माइनस Q2 होता है, वो लिखा हमने, Q1 का वैल्यू भी लिखा, Q2 हमें पता है, ये हमने बता दिया, Q2 कैसे पता है, तो ये हमने बनाया कि भाई 20 डिग्री से -5 पे जा रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ हीट निकालना पड़ेगा, तो यही Q टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालना पड़ेगा, इतना अमाउंट ऑफ हीट निकालना पड़ेगा, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q2 हमें पता है। ठीक है दोस्त, और ये टेम्परेचर ये पता है कि हमें -5 डिग्री पे ये लेके जाना है, Q2 टोटल एज बिफोर है ना। सराउंडिंग में क्या हो गया, सराउंडिंग के अगर हम बात करें तो Q1 बाई टी एटमोस्फेरिक, सराउंडिंग की बात करें तो देखो यहाँ Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट किया है, कुछ काम करना पड़ेगा आपको, तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, सराउंडिंग को फेंकेगा, तो सराउंडिंग में कितना हीट गया, प्लस Q1 गया टी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर, तो ये सराउंडिंग का ये क्या निकल के आ गया, इंट्रोपी निकल के आ गया। फॉर मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्स का डेल्टा एस जीरो होगा और सिस्टम प्लस सराउंडिंग का भी जीरो करना पड़ेगा, यानी कि तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैसे कितना होगा, सिस्टम का मैंने बताया ना सेम होगा, पहले जितना था उतना ही होगा, यानी कि इतना ही रहेगा। सराउंडिंग का कितना हुआ, तो सराउंडिंग अब हमारे लिए ये है दोस्त, ये नहीं है, सराउंडिंग हमारे लिए Q2 नहीं है, ये है Q2 क्या था, तो ये था हमारा, अब ये सराउंडिंग नहीं है, अब हमारे लिए सराउंडिंग वर्क पंप ऐड हो करके जो आएगा वो है। ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। सराउंडिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2 नोन है, डब्ल्यू कुछ दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकल जाएगा ये यूनिवर्स इक्वल टू जीरो पुट करके। जनरली वी राइट Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम डॉट E2 माइनस E1, कंप्रेसर और टरबाइन होगा, ऑल ओपन सिस्टम होता है, इसी के लिए जो वर्क होगा, ये वर्क वाला जो इक्वेशन का एक्सप्रेशन है वो माइनस बी डी पी यूज करेंगे, यानी कि अगर ओपन सिस्टम है तो एन टाइम, नहीं है तो सिंपली एन माइनस वन से डिवाइड
P1 V1 माइनस P2 V2 होगा, या फिर एन एम आर T1 माइनस T2 हो गया, या फिर P2 बाई P1 के पावर n माइनस वन एन हो गया। यानी कि ये वर्क जो है, वर्क का फॉर्मूला हमें ये तीनों यूज करना है और खुश रहना है, ठीक है। Q minus W equal to M E2 minus E1, Q can be found. So don't always ask for W or take, यहाँ से हमें W ऐसा नहीं कि कंसिडर कर लेना कि भाई ये है वो है, जीरो पुट कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। W आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला वगैरह से। कंप्रेसर वर्क अगर नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। सेकेंड लॉ एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, है ना। सेकेंड लॉ एनालिसिस करते हैं हम कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। आइए दोस्तों, तो फ्रॉम एस एफ ई ई वी हैव Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम डॉट ई टू माइनस ई वन, है ना। एस एफ ए भी से पता है कि भाई सिस्टम वगैरह में Q माइनस डब्ल्यू करेंगे तो एम डॉट ई टू माइनस ई वन लगेगा। और हमें क्या करेंगे, एनर्जी वाला हमने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में, Q प्लस एम डॉट, इसका एनर्जी कितना है प्लस वर्क मिला और उसका एनर्जी कितना था एग्जिट का। व्हेन अप्लाई टू द मल्टी इनलेट आउटलेट डिवाइस लाइक हीट एक्सचेंजर एज सोन इन द गिवन फिगर, इस तरह के फिगर में हम ये सब लगाएंगे। मतलब यहाँ से वन गया, यहाँ से टू गया, दूसरा फ्लूइड ऐसे जा निकल रहा है, एक फ्लूइड ऐसे गया और ऐसे निकला, दूसरा ऐसे जाके ऐसे निकला, कुछ भी इस तरह से। देन इन दिस कंडीशन एस एफ एफ ई विल रिड्यूस टू M1H1 plus M2H2 plus Q equal to M3H3 plus M4H4 plus W0. In most of the cases, W will be equal to 0, but not always. Therefore, we have to see the question. फॉर इंट्रोपी, अब इंट्रोपी यहाँ से, ये तो एनर्जी के लिए हो गया, अब इंट्रोपी चेंज के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक कल वाला इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए हम क्या लिखते थे, डी यू बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज ऑफ द एम आई जो मास इन कर रहा है उसका एंथैल्पी प्लस क्यू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मास एग्जिट कर रहा है इंट्रोपी एग्जिट प्लस डब्ल्यू करते थे, और प्लस उसमें क्यू जनरेशन करते थे। है दोस्तों, क्यू जनरेशन क्या था, तो क्यू जनरेशन जो हमारा एनर्जी इसमें जो है डी यू बाई डी टी वाले में अगर क्यू जनरेशन हो रहा है तो प्लस क्यू जनरेशन भी करते हैं, ठीक है दोस्त। कल वाले क्वेश्चन में नहीं था इसीलिए आपको नहीं बताया, अदरवाइज हमें क्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरेशन भी ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी कंट्रोल वॉल्यूम का डी बाई डी टी इनलेट का मास इंटू एस आई क्यू बाई टी, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू माइनस डी टी एम ई ए सी और वर्क हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्यू लिख के छोड़ा था। अब ये इंट्रोपी का लिख रहे हैं तो एम एच आई विल बी रिप्लेस बाई एस आई और क्यू विल बी रिप्लेस बाई क्यू बाई टी, और यहाँ पे डब्ल्यू विल बी रिप्लेस बाई डब्ल्यू बाई टी, और यहाँ पर क्यू जनरेशन विल बी रिप्लेस बाई क्यू जन बाई टी। तो ये आपको याद रखना है, समझे, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। डेट्स इट, एम आई एस आई प्लस क्यू बाई टी माइनस डी बाई डी टी एम ई एस सी डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। और डब्ल्यू बाई टी जनरली वर्क डन बाई जीरो अगर है कि नहीं है वो देख लेना तुम। तो डेल्टा एस बाई टी जो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास इंट्रोपी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंट्रोपी, सॉरी हीट फ्लो रेट, देखो हीट फ्लो रेट बटा टाइम है, ठीक है, यानी कि हीट बाई टाइम, हीट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, मास एग्जिट और इंट्रोपी प्लस एस जनरेशन, क्योंकि डेल्टा क्यू जनरेशन बटा टी क्या हो गया, एस जनरेशन हो गया, ठीक है। क्यू बाई टी को हम एस ही तो बोलते हैं, यहाँ पर एस लिख दिया हमने। यहाँ पर एस क्यों नहीं लिखा बताओ, एम आई एस आई प्लस यहाँ पर लिख देते हैं ना एस, यहाँ पर हमने क्यू डॉट बाई टी लिखा है, याद रहे। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो होगा एस, अब यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा बेसिकली ये क्या है, ये एस इन है और ये एस आउट है प्लस क्यू जन है, वही लिखा है हमने, एस इन एस आउट और एस जनरेशन लिखा है। इसी को एस इन क्या है तो ये हमारा है, और एस आउट क्या है तो ये है, और एस जनरेशन क्या है तो ये है। जस्ट लाइक एच एम टी में क्या करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम का जो हो रहा है, दैट इज जो इन जा रहा है जो आउट निकल रहा है प्लस क्यू हीट जनरेशन हो रहा होगा। वी राइट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन। फॉर द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट के लिए क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये वाला टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि एस इन एस आउट एस जनरेशन की वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। ये सब की वैल्यू जीरो हो गया, कहने का मतलब एस इनपुट के जगह पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मास इनकमिंग वाला इंटू एस आई प्लस एस आई, इसके साथ क्या होता है क्यू बाई टी होता है, ठीक है, क्यू बाई टी हो गया, माइनस
एम ई एस सी, वर्क वाला जनरली जीरो होगा, प्लस एस जनरेशन इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका कि भाई इंट्रोपी आउट माइनस इंट्रोपी इन विल बी इक्वल टू एस जनरेशन प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू होगा, ठीक है, यानी कि क्यू बाई टी हो गया। ये बेसिकली सब करोगे मैं इसके लिए वही आएगा कि आपका डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू, ठीक है, जो हम आपको बता रहे थे यहाँ से यहाँ से यहाँ बता रहे थे वही वाला चीज़ निकल के आएगा यहाँ पर। अब हमें ये तरीका थोड़ा सा रखना है कि मान लो ये वाल कुछ दिया हुआ है, बोला कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, मे बी मान लो कि ये रूम है, इधर का टेम्परेचर T1, इधर का टेम्परेचर T2 है, बाहर का टेम्परेचर इनफाइनाइट है, टेम्परेचर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है। T1 वाल टेम्परेचर है, T2 जो है हमारा आउटसाइड टेम्परेचर है। अब बोला है कि रेट ऑफ इंट्रोपी जनरेशन इन द वाल, वाल में कितना का इंट्रोपी जनरेशन हुआ, एज्यूमिंग द हीट फ्लो स्टीडी फ्लो, डेल्टा एस बाई टी जीरो हो जाएगा, तो एस इन माइनस एस आउट विल बी एस इन एस आउट प्लस क्यू जनरेशन विल बी इक्वल टू जीरो, या फिर इंट्रोपी जनरेशन विल बी एस आउट माइनस एस इन, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू एस आउट माइनस एस इन, अगर यहाँ से करेंगे इंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू एस आउट माइनस एस इन करेंगे, तो एस आउट क्या हो गया, क्यू आउट, तो क्यू हमारा क्यू ही निकल रहा है बटा टेम्परेचर कितने में निकल रहा है, ये यहाँ से निकल कहाँ जा रहा है बताओ, इन्वायरमेंट को जा रहा है, किसको जा रहा है, इन्वायरमेंट को जा रहा है, मतलब कि यहाँ से जो इंट्रोपी हीट क्यू अमाउंट ऑफ हीट टी ई पर चला गया, ठीक है, यानी कि ये T2 पे निकल रहा है, और इन वाला कितने हो रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट T1 पे हो रहा है, यहाँ से हीट बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, क्यू आउट बाई टी हो गया। और यहाँ पे हीट जो है इन हो रहा है, इन हो रहा है, हीट गिवन टू सिस्टम विल बी इक्वल टू क्यू प्लस बाई T1, T1 की है। तो यहाँ पे एस आउट माइनस एस इन हो गया, क्यू इन क्यू आउट दोनों को सबका वाल दिया हुआ था, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1/T2 माइनस 1/T1। देखो एस जनरेशन एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफर प्रोसेस, अब इसका जनरेशन के लिए एस जनरेशन कैसे निकालेंगे, फॉर प्रोसेस कंसिडर वाइल टेकिंग होल थिंग नॉट ओनली द वाल। अब ये जो है हमारा सिस्टम के लिए, किसके लिए बच्चा, सिस्टम के, सिस्टम क्या है हमारा, ये वाल है, तो वाल के लिए बात करें तो एस आउट क्या हो रहा है, Q/T2 माइनस Q/T1 हो गया, ठीक है, ये निकल के आ गया। लेकिन अगर हम प्रोसेस के लिए बात करें, प्रोसेस के लिए बात करें, तो प्रोसेस वी हैव टू कंसिडर होल थिंग नॉट ओनली द वाल, सिर्फ वाल को कंसिडर नहीं करना है, सारे को कंसिडर करना है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एस विल बी एस जनरेशन विल बी इक्वल टू एस आउट माइनस एस इन, तो क्यू, अब ये अमाउंट ऑफ क्यू जो है, ये अमाउंट ऑफ क्यू किसको मिला है, एटमोस्फेयर को मिल रहा है, तो वो प्लस में मिला है ना, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, क्यू प्लस बाई एटमोस्फेयर, फॉर्मूला का माइनस, ये भी हीट मिला ही है इस बॉडी को, यानी कि प्लस क्यू डिवाइड बाई T1 लिखेंगे, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टी रूम टेम्परेचर, ये एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ मान लो कि यहाँ पे मास इन हो रहा है और यहाँ से कुछ मास निकल गया, यहाँ से कुछ मास निकल गया, तो टोटल M1 विल बी इक्वल टू M2 प्लस M3 करेंगे, हमें M1 M2 M3 निकाल लेंगे, एस एफ डबल ई लगाएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम E2 माइनस E1 हो गया, है ना। अब E2 E1 सब लिख देंगे, यहाँ पर पुट पाट कर देंगे जो जो आ रहा है, M1 H1 प्लस क्यू विल बी इक्वल टू M2 H2 M3, जो सब कर दिया हमने, मे बी क्यू इक्वल टू गिवन भी हो सकता है, या फिर यूज द एस एफ पी ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, अप्लाई द एंट्रोपी इक्वेशन, अगर ये क्यू का जरूरत पड़े, डब्ल्यू का जरूरत पड़े, तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो ओपन और क्लोज सिस्टम के लिए होता है। अब हमें एंट्रोपी जनरेशन का फॉर्मूला यूज करना है कि भाई डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू जीरो, उस केस में हमारा क्या होगा, एस इन एस आउट प्लस एस जनरेशन ये होगा, तो एस जनरेशन जो होगा हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, तो वो हम करा लेंगे, कर लेंगे जो हमने बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन हमारा वही है जो आपको मैंने बता दिया। आपको याद रखना है कि भाई ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है, देखो इस वाले में क्यू लिखते थे तो यहाँ पर क्यू बाई टी लिखेंगे, ठीक है, और आगे डी बाई डी टी है, और अगर हमें सिर्फ एम डॉट आई के फॉर्म में लिखना है तो एम आई डॉट एस आई प्लस ये डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई टी, यानी कि ए वो क्यू डॉट बटा टी, ठीक है, इस तरह से हम ये बता दिया आपको।
यही बता दिए कि सिस्टम बोलेगा तो सिर्फ वाल को कंसिडर करो, प्रोसेस बोलेगा दोनों कंसिडर करो। इस वाले में शॉर्टकट तरीका क्या है कि भाई M1 वाला M2 में चला गया, M1 वाला M3 में चला गया, इस तरह से आपको करो और टोटल जनरेशन निकाल लो एक 1 का प्लस 2 का। यहाँ पर भी वही है कि भाई 1 से 2 में चला गया, 2 से 3 में 4 में चला गया, दोनों का डेल्टा S1 डेल्टा S2 लिख लो, नहीं से निकालो। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि भाई इसमें वो हीट भी दे दिया, वो भी दे दिया, तो फिर कैसे करें, तो उसके लिए आप Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम डॉट ई टू माइनस ई वन लिखो, एस एफ ए भी लगाओ, जो भी टेम्परेचर मिसिंग था वो निकाल लो, एच इक्वल टू सी पी टी यूज करो। अब इसके लिए जो है डेल्टा एस, एस इनपुट एस आउटपुट बटा एस जनरेशन, ठीक है। मतलब ये क्या है, डेल्टा एस यूनिवर्सल नहीं है, क्या है ये, हम जब आपको बता रहे थे ना कि सिस्टम के अंदर जनरेशन है क्या, इंट्रोपी, जैसे कि डी यू बाई डी टी लिखते थे ना कंट्रोल वॉल्यूम का, वही है डी एस बाई डी टी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर इंट्रोपी का जनरेशन कुछ हो रहा है क्या। ये हमने आगे से कहा क्या लिखा था, देखो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। स्टेडी स्टेट अगर होगा तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जीरो हो जाएगा, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, वैसे भी कंट्रोल वॉल्यूम का जो होता है एस इन एस आउट प्लस क्यू जनरेशन हो गया, तो वही लिखा है हमने। ये लिख के देगा कि भाई स्टेट एक्सचेंज वगैरह स्टेडी फ्लो होता है, स्टेडी फ्लो होगा तो एस इन माइनस एस आउट प्लस एस जनरेशन विल बी इक्वल टू स्टेडी है, तो ये स्टोर वगैरह नहीं होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्या हुआ है, तो एस जनरेशन इक्वल टू एस आउट माइनस एस इन होता है सिंपली। अब इसमें क्या होगा कि भाई एस आउटपुट में क्या होगा बताओ, एस आउट में क्या होगा, तो यहाँ से जो इन वाले पे मास क्या है, एंट्रोपी इन क्या है, और यहाँ से क्या इन हुआ, प्लस इन जब हो रहा होगा तो क्यू के साथ इन हो रहा होगा ना, तो वहाँ पे क्यू बाई टी टर्म ऐड करो हमेशा इन वाले के साथ, ठीक है। क्यू दे दे तो जो इनकमिंग एंट्रोपी है उसके साथ आप क्यू बाई टी ऐड करना, ठीक है, और जो बाहर जा रहा होगा उसके साथ डब्ल्यू बाई टी ऐड करना, बस यही है, कुछ नहीं है। अगर आउट वाले में भी क्यू बाहर निकल रहा है तो क्यू बाई टी कर दो, ठीक है। ये हमने प्लस क्यू बाई टी कर दिया, आंसर आ गया। ये हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये डायफ्राम दिया हुआ है, इसका अमाउंट इस वाले में एम के जी है, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह दिया हुआ है, वॉल्यूम निकल जाएगा। इस वाले केस का भी टेम्परेचर प्रेशर सब दिया हुआ है, V2 निकल जाएगा। इनिशियली इनिशियली जो है दोनों सेम टेम्परेचर पर है और ये इंसुलेटेड है, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू जीरो इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, और वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, पी डी बी है, तो डी यू इक्वल टू जीरो यानी कि टी वन इक्वल टी टू है, तो वही हमारा टी फाइनल विल बी इक्वल टू टी फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, एक तो आ गया हमारा, ठीक है। दोनों मिक्सिंग होगा तो टोटल फाइनल कंडीशन में वी वन प्लस वी टू होगा। अब ये वाला जो है इसको वन माना, इसको टू माना, इक्विलिब्रियम में मिक्सर हो गया तो उसको फाइनल माना, तो यहाँ से डेल्टा एस वन, यहाँ से डेल्टा एस टू, टोटल विल बी एस वन प्लस एस टू, ठीक है दोस्तों। अगर क्यू दे दिया इसके साथ में कि हीट इंडक्शन भी है तो प्लस होगा या क्यू होगा वो देख लेना, लेकिन क्यू बाई टी वी टर्म यूज करेगा। डेल्टा एस वन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, तो एम आर एल एन वी टू बाई वी वन, बेसिकली एल एन एम सी बी एल एन या सी पी एल एन टी टू बाई टी वन करने वाला था। अगर सी पी सी भी नहीं दिया हुआ तो सिंपली सी लिखो, तो टी टू बाई टी वन करने वाला था, लेकिन इसमें टी टू टी वन तो दोनों बराबर है, तो क्या करोगे, बराबर है तो हमें यूज करना है वॉल्यूम वाला, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना। तो इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू एम सी भी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एम आर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, आर लिखा, एम आर एल एन या तो पी वन बाई पी टू या फिर वी टू बाई वी वन, है ना। तो वही अब ये टी टू बाई टी वन बराबर है, इसको हटाओ, सिर्फ ये वाला यूज़ करो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ये वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एस वन के लिए और एस टू के लिए होता है। तो लॉस इन, देखो एक होता है लॉस इन अवेलेबिलिटी, तो वो क्या होगा, टी नॉट एटमोस्फेरिक इंटू, पहले डेल्टा एस निकाल लो फिर गुना कर देना टी नॉट से, डेल्टा एस का कुछ वैल्यू आएगा, देयर फॉर देयर इज इंट्रोपी जनरेशन विदाउट हीट एक्सचेंज, क्यू इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हुआ लेकिन इंट्रोपी चेंज हुआ है। यहाँ पर देखो 5 मेगा पास्कल से जा रहा है, 120 किलो पास्कल है, पावर कंज्यूम्ड हो रहा है कुछ 7 किलोवाट पावर कंज्यूमर, स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो ये पर हमने
स्टडी प्रोडक्ट एनर्जी क्वेश्चन लगाया, ये सब किया, मास प्रोडक्ट निकल के आ गया। ठीक है, ये कुछ हमारा बॉटल वगैरह दिया हुआ है, बॉटल वगैरह दिया हुआ है एट दी 100 किलो पास्कल टेम्परेचर का। इसमें दिया हुआ है कि 17 डिग्री सेल्सियस है, बॉटल जो है रिजिड है, और चेंज इन वॉल्यूम हमारा जीरो हो रहा है, और ये बाहर का एटमोस्फेयर पी एटमोस्फेरिक है, और ये आपको समझ में आएगा। नोट, when the atmosphere air enters in and come in equilibrium with the surrounding with the valve left open, then net heat transfer equal to what? वही बोल रहा है कि भाई पहले रिजिड बोतल जो है बंद था, इसको खोल दिया, हवा इसके अंदर गया, इक्विलिब्रियम में आया, तो कितना ही ट्रांसफर हुआ। हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू डी प्लस पी डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, डेल्टा डी यू इक्वल टू जीरो, तो इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जीरो कैसे हुआ, इसमें लिखा है एटमोस्फियर का दे दिया, टेम्परेचर रिजिड दे दिया। ठीक है, when the air enters and come in contact with surrounding with the valve left open, net heat transfer equal to what? Delta D equal to zero, delta Q equal to delta W, work equal to flow work। देखो Q equal to mass into PV होता है, PV। ठीक है, Q निकालने के लिए या तो हम PV यूज करेंगे, P एटमोस्फेरिक इंटू V बोतल यूज करेंगे, या फिर हम सिंपली ये वाला क्वेश्चन लगा देंगे कि भाई ओपन फ्लो के लिए डी यू बाई डी टी इक्वल टू एम डॉट आई एच आई प्लस क्यू माइनस, इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, जीरो। तो यहाँ से यू टू माइनस यू वन, इसका एक स्टेट चेंज हो रहा है ना, पहले खाली था फिर भर गया, तो यू टू माइनस यू वन लिखेंगे। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या हो गया, तो एम टू माइनस एम वन हो गया, एच आई हो गया, प्लस क्यू हो गया, इनिशियली इवैक्यूएटेड था, ये बता रहा है। तो ये सब करेंगे, यहाँ से हमारा क्यू निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्यू कैसे निकल के आया, क्यू ऐसे निकल के आया। एम टू सी बी टी टू इक्वल टू एम टू, ये हमारे से हटाओ, डेल्टा एस इक्वल टू वाट, तो सराउंडिंग का प्लस सिस्टम का ऐड करना है। सिस्टम मतलब एयर का हो गया, तो एयर का एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ, एयर का एंट्रोपी में इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो है, तो मतलब टेम्परेचर में चेंज जीरो है, मतलब कि एयर के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो, बिकॉज एयर इज इन इक्विलिब्रियम, सो नो चेंज। सराउंडिंग के लिए कितना चेंज हुआ, क्यू बाई टी हुआ, क्यू क्या है, तो ये है क्यू, टी क्या है, तो टी एटमोस्फेरिक का ले लेंगे, चला गया। अब हम थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। मान लो कि यहाँ से कुछ इन हो रहा है, यहाँ से कुछ आउट हो रहा है, और यहाँ पर हीटर लगा हुआ है, तो हीटर का जो है, हीटर के लिए लगाएंगे क्यू माइनस डब्ल्यू एम ई टू माइनस ई वन। तो डब्ल्यू जो है वो कैसे निकलेगा, ये तो जीरो हो गया, और डब्ल्यू जो है हमारा माइनस डब्ल्यू लिखा है, और ये हमने पुट किया है। ठीक है, बेसिकली ई टू माइनस ई वन को इंथैल्पी को सी पी टी टू माइनस टी वन भी हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये आपको बता रहा है, कुछ इस तरह से बता रहा है, तो इफेक्टिवनेस जो है क्यू एक्चुअल बटा क्यू मैक्सिमम होता है, क्यू एक्चुअल इक्वल टू इफेक्टिवनेस टाइम क्यू मैक्सिमम होगा, हीट एक्सचेंजर के वाले की बात चल रहा है। इसे बताओ, ये सब बताओ, छोड़ो। यहाँ देखो, डब्ल्यू इक्वल टू, ये पिस्टन मूव करेगा प्रेशर के अगेंस्ट में, तो वर्क काम होगा, एक्सपेंशन वर्क विल बी पी वन वी टू माइनस बी वन। यहाँ बॉल्व दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, पी बी वन बी वन टी वन। अगर पिस्टन मूव्स अप देन द प्रेशर इनसाइड विल बी कांस्टेंट व्हेन द वॉल्व इज ओपन, इसको ओपन करेंगे, एयर विल इंटर इनसाइड, एयर अंदर चला जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा। नाउ व्हेन द वॉल्यूम बिकम्स डबल, जब वॉल्यूम डबल हो जाएगा इनिशियल वाले से, एट दैट टाइम टोटल मास इनसाइड विल बी कितना, तो एम टू हो जाएगा उसके अंदर, पी टू बी टू बाई आर टी टू हो जाएगा, पी वन वॉल्यूम कितना है, तो टू बी वन है, आर टी टू करके ऐसे करके कुछ हमारा इस तरह से निकलेगा। सिंस पी वन बी वन टी वन इज गिवन, तो कॉन्स्टेंट बाई टी टू आ गया। नाउ यूज डेल्टा यू इक्वल टू एम आई एच आई प्लस क्यू, है ना, ये सब यूज करने के लिए बोल रहा है आपको। हम्म, ये और ये दोनों पे सेम है दोस्त। चलो यहाँ आते हैं, डेल्टा एस बाई टी सी बी के लिए एम एम डॉट एस आई माइनस एम ई ए सी प्लस क्यू जनरेशन हो गया। अब यही चीज़ जो है, इसको डेल्टा एस इक्वल टू ये हमने लिखा, और एस जनरेशन किया, अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, डेल्टा ये, इसको हमने लिखा एम टू एस टू, इसको हमने लिखा एम टू एस टू माइनस एम वन एस वन इक्वल टू एम आई का हमने लिखा एम आई एस आई, एस जनरेशन लिखा। फिर यहाँ से हमने एम टू एस टू माइनस एम वन एस वन में से इसको उधर लेके चले गए। ये सब करा करा के ये इतना आ रहा है कि सी पी एल एन टी वन बाई टी आई
माइनस P1/Pi इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ये नहीं भी यूज करते हो ना, तो जो हमने याद कर रखा है उससे हमारा काम बन जाना है, ठीक है। ये देखो, रूम है, रूम का एयर है, यहाँ से रेडिएटर है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी दिया हुआ है। व्हेन रेडिएटर इज ऑन फॉर टी सेकेंड, डेल्टा टी टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, रूम का एयर टेम्परेचर कितना राइज करेगा, ऐसे कुछ पूछा हुआ है। ऐसे पी यूज कर लेना है। ये वाला क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू मास सी पी डेल्टा टी रेडिएटर प्लस एफ टू सी पी डेल्टा टी रूम का एयर का हो गया। रेडिएटर का मास फ्लो कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम रेडिएटर, और एयर के लिए पी बी बाई आर टी हो गया। हेयर रूम एज वॉल्यूम इज क्लोज, हेयर फॉर द रूम हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सी बी डेल्टा टी यूज करना पड़ेगा, डेल्टा इज इक्वल टू एम सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, ये से करना पड़ेगा ये सब, और लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी इक्वल टू टी डेल्टा एस होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि देखो यहाँ पर एक ये हमारा पैडल लगा दिया हुआ है, यहाँ पर मास का ब्लॉक दिया हुआ है, बाहर ये T1 टेम्परेचर पर है, और ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस इंसुलेटेड टैंक, और T1 ग्रेटर देन T2 दे दिया हुआ है, T2 क्या दोस्त, ये T1 है, और T2 वाटर का दिया हुआ है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी प्लस पी डी वी, इंसुलेटेड है तो ये जीरो हो गया, डी यू प्लस पी डी वी हो गया, डी यू वाटर के लिए, और पी डी वी देखो डी यू वाटर के लिए भी होगा, और डी यू ब्लॉक के लिए भी होगा, और डी यू पैडल के लिए भी होगा। तो सी पी डेल्टा टी वाटर, सी पी डेल्टा टी ब्लॉक, सी पी डेल्टा टी पैडल के लिए लगाना फर्स्ट लॉ ही है, लेकिन डी यू जो होगा इंटरनल एनर्जी पानी के लिए भी चेंज होगा, इसके लिए भी चेंज होगा, ठीक है, वही बता रहे हैं। अब अवेलेबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है लगभग एक दो पेज में आपको बताना पड़ेगा मुझे, और उसके साथ साथ कुछ अलग क्वेश्चन वगैरह भी कराएंगे, तो वो जो है मैं अलग से एक चैप्टर ला दूंगा आपके लिए, ठीक है, अलग से लेकर के आएंगे, या चलो इसी में कर लेते हैं। अवेलेबल एनर्जी की अगर हम बात करें, इट इज द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ या फिर सेकेंड लॉ। अगर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से जो एनर्जी हमें हमारे पास निकल के आ रहा है उसको अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ यानी कि अब थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक का दोनों इक्वेशन लेके अप्लाई करेंगे, वहाँ से जो एनर्जी निकल के आएगा डेट इज दी अवेलेबल एनर्जी। क्लोज सिस्टम के लिए अवेलेबल एनर्जी जिसका सिंबल 5 होता है वो होता है U प्लस पी नॉट वी माइनस टी नॉट एस, समझे। U प्लस पी वी करेंगे माइनस टी नॉट एस कर देंगे, वेरी इजी। और ओपन के लिए क्या करेंगे, 5 के वैल्यू, अब ओपन के लिए U की जगह H होगा, लिखना है H प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। देखो ओपन सिस्टम के लिए हम जो लिखते रहते थे, क्या लिखते रहते थे, एस एफ पी जब एस एफ डबल ई जब लिखते थे तो क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इक्वल टू एम डॉट ई टू माइनस ई वन लिखते थे हम लोग, और ई टू की जगह लिखते थे कि भाई एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड, सब स्क्रिप्ट वन टू जो भी होगा वो टू और वन के हिसाब से हम देते थे। तो ओपन सिस्टम के लिए यही ना एनर्जी था, तो वही लिखे है ओपन सिस्टम के लिए जो अवेलेबल एनर्जी होगा एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी जेड, इतना लिखो। ये क्या अवेलेबल की बात करें तो ये देखो U प्लस पी वी जो है ना ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए उसका इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है। टोटल में से जो अनअवेलेबल है यानी कि लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी है वो क्या है, टी नोट डेल्टा एस है, तो वही टी नोट इंटू एस घटाया, यहाँ पर भी घटाया, ठीक है दोस्त। तो ये ओपन के लिए क्या होता है, यू प्लस पी नोट बी माइनस टी नोट एस, और ये क्लोज के लिए वो हो गया, और ओपन के लिए एच बी स्क्वायर बाई टू में से टी नोट एस घटाया है, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट स्टेट वन, भाई ये स्टेट वन है, ये स्टेट टू है, मान लो हायर स्टेट है, हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट पे आता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ये स्टेट पर आ गया, ठीक है। डेड स्टेट एक होता है, डेड स्टेट कहने का मतलब ये होता है कि मान लो एक हायर स्टेट पे था, वो हमारा टेम्परेचर कुछ रहा होगा, वो ड्रॉप होकर के अगर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ गया तो उसको बोलेंगे डेड स्टेट, मतलब उसके पास वो सराउंडिंग पे आ गया तो वो डेड स्टेट हो गया। तो अवेलेबल एनर्जी एट द स्टेट वन, मान लो कभी कभी क्या होता है कि T2 से उसको हम T1 पे लेकर के आए, वो स्टिल दे आर अबव द एटमोस्फेरिक कंडीशन, तो ये 2 से 1 आ गया और डेड स्टेट हमारा ये आ गया, यानी कि T1 को लेकर के आएंगे डेड स्टेट पर, और T2 को लेकर के आएंगे डेड स्टेट पर। तो ये जब T2 के लेकर के आएंगे डेड स्टेट पर तो उसका मान लेते हैं कि Phi 2 है, और जब T1 को लेकर के आएंगे डेड स्टेट पर तो उसका मान लेते हैं कि Phi 1 है। तो ये Phi 1 माइनस Phi 2 करेंगे तो ये T2 माइनस T1 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट स्टेट वन इज अवेलेबिलिटी उसको बोलते हैं बेसिकली। तो वो स्टेट वन बोलेगा तो Phi 1 माइनस नॉट मतलब डेड स्टेट या फिर सराउंडिंग वाला स्टेट।
अब देखो, अवेलेबल एनर्जी क्लोज के लिए हम लिखेंगे तो u प्लस पी नॉट वी माइनस टी होता है। तो यहाँ पर u के जगह लिखेंगे, भाई किसी स्टेट की बात कर रहा होगा ना u, तो वही यू वन माइनस यू नॉट प्लस पी नॉट के पी नॉट और वी वन माइनस वी नॉट, फिर फॉर्मूला के माइनस टी नॉट, एस के जगह पर एस वन माइनस एस नॉट। ठीक है। सिमिलरली ओपन के लिए एच वन माइनस एच नॉट प्लस बी वन स्क्वायर वी जीरो स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड जेड वन माइनस जेड नॉट प्लस फिर माइनस फॉर्मूला के टी नॉट बाई एस वन माइनस एस नॉट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना पड़ता है। अब व्हेन द सिस्टम चेंजेज इस स्टेट फ्रॉम वन से जब टू में स्टेट चेंज करेगा तो अवेलेबिलिटी जो है फाइव वन माइनस फाइव टू होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, सिस्टम अपना स्टेट जो है वन से टू में चेंज कर रहा है। ऑलवेज सिस्टम अपना स्टेट चेंज करेगा ऑटोमेटिक, कब? हायर एनर्जी से लोअर पे चेंज करेगा। मतलब ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर था तो वो मान लो 50 पे आ गया, तो ये हाई से लो किया ना। वैसे अगर हम नॉर्मली डेल्टा एस लिखते हैं तो बोलते हैं कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, इस केस में करेंगे तो ये फाइनल ये हो गया बटा ये हो गया। तो यहाँ अवेलेबिलिटी ऐसे थोड़ी आएगा कि 50 में से कम से ज़्यादा करेंगे थोड़ी आएगा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कितना आया तो भाई 12 में से छोटा कराना पड़ेगा ना। तो इसी के लिए अवेलेबिलिटी में डेल्टा एस जो है एस वन माइनस एस टू होता है, हायर माइनस लोअर होता है, ना कि एस टू माइनस एस वन। ठीक है, इसी के लिए अवेलेबिलिटी इक्वल टू, अब देखो ये 100 पर था और ये 50 पर था। तो मान लो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 है, तो जब 100 को 25 तक लेके आएंगे तो वो हो गया हमारा फाइव वन, और जब 50 को 25 तक लेकर आएंगे तो वो हो गया फाइव टू। तो इसी के लिए हमारा अवेलेबिलिटी क्या है, फाइव वन माइनस फाइव टू है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे कि ये देखो, ये हमारा कुछ टरबाइन दिया हुआ है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने टी नॉट दे दिया और सराउंडिंग का प्रेशर पी नॉट दे दिया। एक्सर्जी ऑफ द गैस एट इनलेट, अब इनलेट के कंडीशन पर क्या एक्सर्जी होगा, तो ये हमारा पी वन वी वन टी वन जो स्टेट वन है वो सब स्क्रिप्ट है। अब उसको हम डेड स्टेट पर लेकर के आएंगे, यानी कि वो फाइव वन निकल के आएगा। तो एक्सर्जी एट द इनलेट विल बी फाइव वन माइनस फाइव नॉट बेसिकली। ठीक है, क्या आएगा, तो ये आएगा एच वन माइनस एच नॉट बी वन स्क्वायर माइनस बी जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं सी पी के टर्म में लिख सकते हैं, एज्यूमिंग द प्रोसेस रिवर्सिबल वर्क आउटपुट इक्वल टू, सिमिलरली फाइव टू के लिए भी निकाल लेंगे। उसके लिए वन का जगह टू पुट कर दो, एच टू माइनस एच जीरो, इस तरह से आगे का काम होगा। ठीक है, और हमें वर्क आउटपुट की बात करेगा तो वो हम डायरेक्टली फाइव टू माइनस फाइव वन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, फाइव टू माइनस यानी कि एक्सर्जी एट आउटलेट माइनस एक्सर्जी एट द इनलेट विल बी इक्वल टू टोटल रिवर्सिबल वर्क। ठीक है, यानी कि इनलेट पे कितना एनर्जी अवेलेबल है और बाहर में कितना एनर्जी अवेलेबल था। यहाँ पर खूब ताकतवर बन रहा है और यहाँ पर हल्का हो गया। तो ये जब बहुत मोटा मोटा है, यहाँ हल्का हो गया, तो कितना लॉस हुआ, दैट इज बेसिकली द रिवर्सिबल वर्क अवेलेबिलिटी, उसको बोलते हैं फाइव माइनस फाइव। फॉर टरबाइन रिमेंबर एस डबल एफ ई गिव्स एक्चुअल वर्क। अगर हम इसमें टरबाइन वगैरह में अगर एस एफ डबल एस टी डी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन निकाल करके वर्क निकाल रहे हैं तो वो हमारा एक्चुअल वर्क है। और अगर हम एक्सर्जी का डिफरेंस कर रहे हैं तो वो हमारा रिवर्सिबल पावर है, आउटपुट है टरबाइन का। तो अवेलेबिलिटी मतलब तीन चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहा हूँ कि भाई ये मैंने टरबाइन दिया तो आप बताओ कि एक्चुअल वर्क कितना है और हमारा रिवर्सिबल वर्क कितना है और हमारा लॉस कितना हुआ अवेलेबिलिटी में। तो एक्चुअल निकालने के लिए एस एफ भी लगा देंगे, एस टी डी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के। और एक्चुअल निकालना है, रिवर्सिबल निकालना है तो बोल देंगे यहाँ पर क्या फाइव वन है और यहाँ पे क्या फाइव टू है, फाइव वन माइनस फाइव टू करो। ठीक है, तो वो आ जाएगा एच वन माइनस एच टू प्लस वी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी जेड टू माइनस जेड वन माइनस टी नॉट डेल्टा एस। ठीक है, तो और लॉस ऑफ एबिलिटी कितना है, टी नॉट डेल्टा एस है। तो डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा एस वन से लेके टू के बीच में अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एस वाला जो फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है कि डेल्टा एस इक्वल टू एम सी बी एल एन टी टू बाई टी वन, वो सब जो हमने याद रखा है, तो उसमें हमने टू में से वन कराया हुआ है। अब हमें यहाँ लगाना है डेल्टा एस में वन से टू लगाना है, तो उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा तीनों डेल्टा एस के, यहाँ पर साइन जो है नेगेटिव लेना पड़ेगा डेल्टा एस का जो भी आएगा आपके फॉर्मूला से। तो देखो ये
रिवर्सिबल वर्क क्या है बेसिकली? रिवर्सिबल वर्क में से एक्चुअल वर्क हटाओगे तो क्या निकल के आएगा? देखो रिवर्सिबल वर्क, तुम चिल्ला रहे हो, रिवर्सिबल वर्क होता है क्या है? फाइव वन माइनस फाइव टू होता है। अब में से एक्चुअल घटा रहे हो, यानी कि एक्चुअल वर्क क्या है? एक्चुअल वर्क जो एस एफ ई से निकालोगे तो क्या निकल के आएगा कि एच टू माइनस एच वन बाई टू प्लस, सॉरी टू नहीं होगा, बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड होगा। और यहाँ पर भी तो फाइव वन फाइव टू करोगे तो ये भी इसी वाला क्वेश्चन में आएगा कि एच वन माइनस एच टू बाई टू प्लस बी वन स्क्वायर माइनस बी टू स्क्वायर बाई टू जी जेड है ना, माइनस यहाँ पे टी नो डेल्टा एस होगा। अब इसमें से ये जब घटाओगे तो ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, बचा गया टी नोट एस। समझे? तो वही तो लिखा है टी नोट एस, दैट्स इट, वेरी इजी ब्रो। तो यानी कि रिवर्सिबल वर्क जो होता है वो एस एफ ई ई एनर्जी से जो आता है एक्चुअल, उसमें हम टी नॉट एस आई से एस एफ जोड़ देते हैं, डिफरेंस, ठीक है, गुना करके टी नॉट से। देखो ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए ये एग्जांपल लेकर के आया हूँ। ये एम वन इधर है, इधर एम टू है, ये पिस्टन है, सिस्टम है, रिजिड बॉक्स है। सिस्टम हमारा क्या है? तो पिस्टन और प्लस गैस दोनों सिस्टम है। ऑल सिंस बॉक्स वॉल्यूम इक्वल टू द रिजिड, सो वर्क इक्वल टू जीरो, ऑल दो पिस्टन इज मूविंग, वर्क जीरो। मतलब कि हमने सिस्टम में ही पिस्टन और गैस को माना है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क जीरो है, ऑल दो पिस्टन मूव कर रहा है, बिकॉज आवर कंट्रोल वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग द वॉल्यूम। ठीक है। दूसरा, when piston moves because of the temperature difference each side of it, then to know equilibrium temperature। यहाँ पर M1 यहाँ पर M2 है, पिस्टन मूव करेगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या है? पहला लॉ कहता है कि Q इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इंसुलेटेड है तो Q का कुछ जाना आना है नहीं, Q जीरो। वर्क जीरो हो गया क्योंकि हमारा कंट्रोल वॉल्यूम मूव नहीं कर रहा है, डेल्टा यू जीरो हो गया। डेल्टा यू जीरो कहने का मतलब कि हमारे सिस्टम में क्या क्या है, एक ये वाला गैस वन साइड, ये वाला गैस और ये पिस्टन। तो देखो वन के लिए, वन वाला गैस के लिए एम सी बी डेल्टा टी, डेल्टा यू के जीरो करना है ना टोटल। और उधर वाले गैस के लिए एम सी बी डेल्टा टी टू हो गया। और पिस्टन के लिए बात करें तो एम सी बी डेल्टा टी हो गया। अब पिस्टन के लिए भी तो एम सी भी डेल्टा टी, सी भी नहीं होगा, इसी के लिए पिस्टन तो कोई मटेरियल का बना होगा, लोहा का बना होगा, कॉपर का बना होगा, तो उसका दिया होगा सी। ठीक है। तो एम सी बी डेल्टा टी पिस्टन कर लेंगे। अब तीनों के सम जीरो पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे सी बी इज यूज और यू इक्वल टू एम सी बी टी होता है। अब टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर व्हेन द पिस्टन स्टॉप्स, पिस्टन चुपचाप हो जाएगा तो पी फाइनल भी फाइनल, फाइनल वाले कंडीशन पे हम लगाएंगे पी वी इक्वल टू एम आर टी। सिंस टू साइड्स डिफरेंट गैसेस आर देयर, वी मस्ट यूज एम वाला तो यूज नहीं होगा क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट गैस दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है नाइट्रोजन, इधर इधर दिया हुआ है हाइड्रोजन। सेम है तो हाँ एम लगा सकते हैं मास, अगर अलग अलग है तो नंबर ऑफ मोल में चलना पड़ेगा, तो पी भी यहाँ पर एम देना पड़ेगा और आर देना पड़ेगा और टी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। पी फाइनल इक्वल टू एम आर टी टू, अगर सेम सेम है तो डिफरेंट है तो एन आर टी लगेगा। अब एन की अगर बात करें तो एम वन, ठीक है, बटा मोलिकुलर वेट, और एम टू बटा मोलिकुलर वेट है। तो यहाँ पर मान लेते ऑक्सीजन का कुछ मास दिया होगा और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट दिया होगा, तो इसका एम आ गया। यहाँ इसका मोलिकुलर वेट, उसका गिवन वेट को डिवाइड करने के बाद इस तरह से एम टू निकल के आ जाएगा। आर के वैल्यू 8.314 हो गया। बी फाइनल जो हो गया, इसका और इसका दोनों का जोड़ देंगे तो फाइनल कंडीशन में, फाइनल कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन और एन टू दोनों एक साथ है। ठीक है। तो बी वन प्लस बी टू हो गया, वही की बात कर रहे हैं। और फाइनल कंडीशन पे पी वी को माटी लगा दो और पी फाइनल निकल के आ गया। ठीक है। और तुम्हें बोला कि भाई कि ये इधर हमारा टेम्परेचर अगर पिस्टन मूव कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में क्या टेम्परेचर होगा, तो वो हमें डेल्टा यू जीरो करके निकल गया। और दूसरा फाइनल कंडीशन में पी वी इक्वल टू एम आर टी करके हमें प्रेशर निकल के आ गया। इंट्रोपी चेंज कैसे होगा भैया? तो इंट्रोपी चेंज जो होगा, सराउंडिंग में तो कुछ जीरो जा, हीट कुछ जा नहीं रहा है, तो सिस्टम का ही इंट्रोपी को निकालना है बेसिकली। तो सिस्टम में क्या है, इस ये वाला गैस वन, ये वाला गैस और ये वाला वॉल्यूम पिस्टन, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एस वन डेल्टा एस टू पिस्टन हो गया। डेल्टा एस वन के लिए क्या होगा, एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, एम आर एल एन पी वन बाई पी टू। यहाँ भी एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एम आर एल एन पी वन बाई पी टू। देखो वॉल्यूम चेंज वगैरह इसका हो रहा है तो क्यों वॉल्यूम चेंज का लगाएंगे, प्रेशर का लगाते हैं ना, आसान रहेगा। तो प्रेशर का हमने लगाया यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि फाइनल प्रेशर अब पी एफ है, या वॉल्यूम वाला भी लगा लो, वॉल्यूम वाला लगाओगे तो हो सकता है V1 नहीं दिया हो, V1 निकालना पड़े, और P1 आसानी से दिया हो, तो इसीलिए हमें जो आसानी से मिल रहा है वही लगाओ ना।
P1 B1 में से कोई एक लेकर लगा लो बच्चा। अब एक्सर्जी वेस्टेड की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? अब देखो पिस्टन के लिए एमसीपी एल टी टू बाई टी वन डेट शीट। एनर्जी वेस्टेड की बात करें तो एनर्जी वेस्ट मतलब अनअवेलेबिलिटी, मतलब टीनो डेल्टा एस मतलब लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, ये हो गया, घूम फिर के वही बात है। तो नोट क्या करना है कि P1 B1 T1 M1 P2 B2 D2 M2, बाद में कुछ और कंडीशन गया और यहाँ का वॉल्यूम मास सब चेंज हुआ, यहाँ का वॉल्यूम मास चेंज हुआ। एट इक्विलिब्रियम पिस्टन जहाँ पे स्टॉप करेगा वहाँ पे क्या होगा, पिस्टन जहाँ पे स्टॉप करेगा वहाँ इस साइड का प्रेशर फाइनल में इस साइड का प्रेशर दोनों का बराबर होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना, आपको बात सही बोल रहा है भाई। ये बोल रहा है कि भाई ये था और पिस्टन चलना शुरू किया, बाद में पिस्टन स्टॉप हुआ, कहने का मतलब यहाँ वाला प्रेशर क्या हो गया, फाइनल प्रेशर दोनों में जाकर के सेम हो गया। पहले अलग अलग प्रेशर था, लेकिन वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम अगर ये हटाए नहीं है तो वॉल्यूम ये वाला बढ़ गया, ये वाला कम हो गया, सिंपल बात है। दैट इज वाई डेल्टा एस इक्वल टू सी पी एल एट टी टू बाई टी वन एम आर एल एन पी वन बाई पी टू। इसी के लिए हम जानबूझ करके पी वन बाई पी टू लिखे हैं, बिकॉज इज यूज बिकॉज पी एफ इज इजी कैलकुलेशन है ना बच्चा। सिंस बी वन बी टू डेक्स इज डिफिकल्ट टू फाइंड, वी डोंट यूज एम सी पी एल एन टी टू बाई टी वन बी वन बाई बी टू, इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि फाइनल में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, लेकिन प्रेशर दोनों का सेम हो रहा है, इसलिए हम ये वाला पी वाला टर्म यूज करते हैं बच्चा। ठीक है बच्चा। सिंस द बी वन और बी वन छोड़ हटाओ, बट ई पिस्टन इज नॉट फ्री टू मूव। अगर पिस्टन को बोले कि नहीं भाई पकड़ के रखे हुए मूव नहीं करना दे रहे इसको, तो उस केस में क्या होगा, इधर का बी वन इधर का बी वन दोनों का बराबर होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, तो जब बेसिकली इधर भी हीट गेन कर रहा है इधर भी हीट लॉस कर रहा है, तो ये मूव करने की टेंडेंसी होगा, लेकिन मूव करने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब प्रेशर एक बगल राइज होगा। ठीक है, तो उस केस में हमें बी वाला इक्वेशन, प्रेशर राइज हो गया एक बगल और दोनों, लेकिन वॉल्यूम सेम रहा है, इसलिए हम बी वाला टर्म लगाएंगे। तो बी वाला टर्म लगाएंगे, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम सेम हो तो कट ही गया, तो बच गया हमारा ये डेट सीट। व्हेन पिस्टन इज नॉट फ्री टू मूव, जब पिस्टन फ्री टू मूव नहीं है तो डेल्टा एस वन में क्या होगा, एम सी बी एल एन टी टू बाई टी वन हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, सी भी क्यों बचा, सी पी लिखना चाहिए था ना, लेकिन मैंने बताया ना आपको, अगर पिस्टन को मूव करने नहीं दोगे तो यहाँ का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो हम एल एन वी टू बाई वी वन यूज करना चाहेंगे, इसीलिए सी बी एल एन टी टू बाई टी वन होगा। ठीक है, लॉस इन अवेलेबिलिटी कितना हो जाएगा, टी नो डेल्टा एस होगा। बाय रेस्ट्रिक्टिंग पिस्टन मोशन ओनली इंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर्मूला इज चेंजिंग। तो मतलब ये वाला दे दिया, अगर पिस्टन फ्री टू मूव है तो पिस्टन अपना जगह ले लेगा, फाइनल प्रेशर दोनों बगल सेम रहेगा। पिस्टन फ्री टू मूव तो ऐसे हो जाएगा, और इंट्रोपी वाले में हमें लगाना पड़ेगा सी पी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टी टू बाई टी वन प्लस एम आर एल एन पी ए बाई पी लगाना पड़ेगा। अगर उसको मूव नहीं करने दिए, तो मूव नहीं करने दिए बाई पिस्टन को, तो यहाँ का वॉल्यूम यहाँ का वॉल्यूम बराबर रह गया, तो सी बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बी टू बाई बी वन में दोनों वॉल्यूम वन वन हो गया, तो एल एन जीरो हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया, ये वाला यहाँ से ऐसे आ गया। यहाँ पर देखो ये ओवन है, यहाँ से कुछ एक मेटालिक रॉड है, उसको लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। A rod is moved at v मीटर पर सेकेंड इन एंड आउट ऑफ द ओवन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो हीट ट्रांसफर इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, मास फ्लो रेट जो होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी होगा, डेंसिटी दिया होगा, एरिया दिया होगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी दिया होगा, मास फ्लो रेट निकल के आ गया। और क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है, तो मास फ्लो रेट का एम, सी पी का सी पी, डेल्टा टी कितना हो गया, तो आउट माइनस इन कर देंगे, वो निकल के आ गया। तो यहाँ से मास फ्लो रेट निकल के आ गया, रो ए यानी कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी करके मास फ्लो रेट निकल के आ गया, और क्यू निकल के आ गया, लेकिन डेल्टा एस कितना बचा हो बच्चा, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस रॉड का प्लस ओवन का। तो रॉड इन पे गया, आउट वाला टेम्परेचर पे निकला, तो सिंपली बात है एम सी पी एल एन टी आउट बाई टी इन टी इनपुट हो गया। ओवन की बात करें, ओवन ने अपना, ओवन पहले गर्म था, लेकिन जब ठंडा रॉड इसके अंदर गया तो ओवन ने अपना हीट इसको दे दिया, हीट लॉस्ट किया ओवन ने, तो माइनस क्यू हो गया बटा टी, ओवन चला गया। तो ये क्यू कितना लॉस्ट किया, तो दैट इज बेसिकली एम सी बी डेल्टा टी। दैट्स इट, वेरी इजी ब्रो, वेरी इजी। ये वही है भाई कि किधर का लेना है, सिंपल सी बात है, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, बच्चा वाला आड़ा। लिनियर साइकिल आपको पता होना चाहिए कि लिनियर साइकिल में होता है क्या है कि पहले कंप्रेशन हुआ, यहाँ से देखो हीट एडिशन हुआ, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस से एक्सपेंशन होता है और फिर कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, वर्क आउटपुट बटा क्यू एडेड। वर्क आउटपुट इसके लिए निकालो, वर्क कितना आउट हुआ, इसके लिए वर्क आउटपुट, इसके लिए वर्क आउटपुट, सब जोड़ दो, तो टोटल वर्क आउटपुट आ गया। क्यू एड यहाँ पर किया तो यहाँ पर किया, तो वही है क्यू। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला इस वजह तो कुछ वर्क होगा नहीं, वर्क इसमें और इसमें होगा, तो वही है वर्क 3 से 1
में से 1 से 2 घटाया, 1 से 2 घटाया बटा हीट ऐड ये होगा। लेनो साइकिल का एफिशिएंसी का डेरिवेशन सब करोगे ना इस तरह से कट कुट करके, तो ये लेनो साइकिल का एफिशिएंसी जो है ये कुछ आता है, लेकिन आपको मेंस के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू द नोजल, नोजल की बात करते हैं। यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 है। जो इंट्रोपी जो इंथैल्पी का चेंज होगा डेरिवेटिव इक्वल टू V2 बाई, बेसिकली यहाँ डेल्टा आएगा, ठीक है। H1 माइनस H2 इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई 2 आएगा। डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी भी होता है, डेल्टा एच इक्वल टू यू पी भी होता है, ठीक है। यू के हम सी बी T2/T1 लिख देंगे, पी इसको हम ऐसे लिख देंगे, पी बी वन के पावर P1 के पावर गामा इक्वल टू P2 पावर गामा भी होता है, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस वन में गामा भी होता है। जनरली P2 P1 आर गिवन एंड हेयर and hence given that one temperature is known, other can be found. Next is headache of the volume V1 V2 कैसे निकालेंगे, पी वी इक्वल टू एम आर टी पे पी वी इक्वल टू एम आर टी यूज करेंगे, वॉल्यूम निकल के आएगा, वी निकल के आएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते, दस टू गेट वॉल्यूम यू जस्ट नीड पी एन टी, डोंट सर्च अप वॉल्यूम डायरेक्टली, ये सब क्या क्या लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला बताया है बेसिक वही यूज करना, बाकी सब निकल जाएगा टॉप। डेल्टा एच इक्वल टू ये सब दिया हुआ है, डेल्टा एच कॉन्स्टेंट है, सी पी डेल्टा टी ये सब दिया हुआ है। नोजल केस में टी इनलेट माइनस इन नोजल टेम्परेचर चेंजेस टी इन टी फाइनल इक्वल टू एक्स, ये सब बताओ। बोल रहा है कि डोंट प्री एज्यूम की डेंसिटी हमेशा चेंज बराबर होगा, इट्स रॉन्ग, बिकॉज मास फ्लो रेट ये हमेशा करेक्ट है कि स्टडी है तो मास फ्लो रेट सेम होगा। अदरवाइज मास फ्लो रेट में देखो ना, रो ए बी वन इक्वल टू रो टू ए टू बी टू है, तो ये स्टडी के लिए नहीं होता है बच्चा, ये होता है हमारा इनकम्प्रेसिबल के लिए, ठीक है। रो जो होगा 1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। डेल्टा इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी होगा, बट इफ सी बी इज गिवन वी हैव टू यूज डेल्टा यू प्लस ये वाला चीज़, ठीक है, सी बी टी प्लस पी टू माइनस पी वन, मे बी गिवन या फिर नेगलेक्ट करने के लिए बोला होगा। देखो T1 से T2 में Q हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ये हो गया। दूसरा केस ये बनता है कि एक ही बॉडी है और उसके आर पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, और उसके एक साइड में T1 टेम्परेचर, दूसरे में रूम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज, इसके लिए एंट्रोपी चेंज, इसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, हीट लॉस हो रहा है, तो माइनस Q1 प्लस T1/T1। इसके लिए Q ऐड हुआ तो Q एडिशन बाई 2, दैट्स इट। यहाँ पर एस जनरेशन की बात करेंगे तो एस जनरेशन क्या होता है, एस आउट माइनस एस इन होता है। एस आउट क्या हो रहा है, तो देखो ये सिस्टम क्या है, वाल है, तो वाल के लिए क्यू बाहर निकला ना, तो क्यू आउट क्या होता है बताओ, क्यू एस जनरेशन S2 माइनस S1 होगा, तो S2 क्या हो गया, हीट बाहर निकल रहा है, तो यानी कि हीट बाहर निकल रहा है तो Q/T2 हमने किया, और हीट इन कितना हुआ, तो Q/T1 हुआ, ठीक है, माइनस की हमने। एस डेल्टा एस जनरेशन विल बी इक्वल टू माइनस Q/T1 प्लस Q2/T2। अब लॉस की बात करेंगे तो टी नॉट इंटू डेल्टा एस, टी नॉट डेल्टा एस से गुना करो, यहाँ पर गुना करो। बिल्ड की बात करते हैं, 1500 केल्विन था, कूल करके 400 पे ले गए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 दिया हुआ है। सी दे दिया, एम दे दिया, अवेलेबिलिटी कितना पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वर्क में से तीनों डेल्टा एस घटाएंगे। मैक्सिमम वर्क प्लस यहाँ पर डेल्टा एस मैंने बता रखा है कि एक्सर्जी वाले में उल्टा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फॉर्मूला किस लिए लिखा है, ये सब बताओ। फॉर हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग इक्वल टू डब्ल्यू पॉजिटिव। देखो ये सब जो है ना, जो हमने बता दिया फॉर्मूला उसी पर यूज करो, बाकी ये सब आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना। वर्क प्रोड्यूसिंग इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिटेल में लिख दिया हुआ है। डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी इज वैलिड ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब किसको नहीं पता है। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी इक्वल टू टी डेल्टा एस, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई Q/T2 माइनस Q/T1 हो जाएगा। बट अवेलेबल एनर्जी पूछे, देखो लॉस कितना हुआ, तो टी नोट डेल्टा एस कितना हो गया, तो Q/T2 माइनस Q/T1 कर देंगे। लेकिन अगर अवेलेबल एनर्जी कितना है, तो वो कैसे होगा, अवेलेबल एनर्जी कितना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई जो एफिशिएंसी है, मतलब यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, और ये हमारा टी इन्फिनिटी हो गया, तो 1 माइनस टी इन्फिनिटी बाई T1। एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितना होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क बाई क्यू इनपुट, तो इसी के लिए वर्क जो हो गया वो क्या हो गया, क्यू टाइम 1 माइनस T0/T1 हो गया, ठीक है। ये क्या है, क्यू इनपुट, क्यू एडिशन 1 माइनस T0/T1 लगाएंगे, अवेलेबल एनर्जी केस में लगाएंगे,
और लॉस से बोलेगा तो तीनों डेल्टा एस लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये शॉर्ट नोट्स आपका खत्म हो गया है, धड़ल्ले से खत्म हो गया आपका। ये T1 है, ये T2 है। तो इस केस में हमने कैसे किया, थोड़ा सा देख लो इसको पॉज करके, कि डेल्टा S1 डेल्टा S2 दोनों का है, तो इसके लिए आसान हो गया। वाल के लिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, S2 माइनस S1 होगा। S2 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो वाल का अगर हम बात करेंगे तो वाल के लिए हीट जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस Q2/T2 हो जाएगा, और फॉर्मूला का माइनस, तो यहाँ पे Q1/T1 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। दैट्स इट।